कोई भी फील्ड उठा लो, उसमें कोई ना कोई टॉप पे बैठा होता है और कोई ना कोई बॉटम पे बैठा होता है। इसी से इकोसिस्टम चलता है। एमबीबीएस, जेडबलई, आईआईटी, कोई भी डिग्री ले लो, बहुत लोग फेल कर जाते हैं, बहुत लोग पास करके टॉप पे हैं। सिमिलरली फार्मिंग है। तो ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मैं दुबई जाता हूँ तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। उन्होंने अपना न्यूरोलिंक लॉन्च किया जो दिमाग से कोई भी चीज कंट्रोल कर सकता है। प्रैक्टिकली प्रूवन है, एक इंसान के दिमाग पे कुछ चिप फिट की लैपटॉप चल रहा है। तो अभी शाश्वत क्या क्या करता है, क्या क्या बिजनेसेस हैं? बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे उसमें, बस बिजनेसेस क्या क्या हैं वो बताओ। जब मैं और कंट्रीज ट्रैवल करने लगा तो मुझे पता चला यूनिकॉर्न बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपने क्या एजुकेशन हासिल कर रखी है? अब कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को सीखना है तो कोर्सेज, किसी को बुक पढ़नी है तो मर्चेंडाइज, जिसमें मैं बिजनेस के बुक वगैरह भी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद किसी को ट्रैवल करना है तो एविएशन हो गया। अभी किसी को कुछ खाना है तो मेरे अमरेवेक्स फार्म्स हो गए। तो ये पूरा इकोसिस्टम बन गया। तो शाश्वत, आपने जैसे बेसिक से शुरू किया और यहाँ तक इतना ग्रो करा, एक बात बताइए, ये रोलेक्स लेने का आपको विचार कैसे आया? तो फिर न्यूमरोलॉजी भी सर्च किया कि नंबर का गेम होता है। आप मानोगे नहीं, मेरे बैंक अकाउंट नंबर, मेरे फोन नंबर सेम होंगे। तो शाश्वत अभी कितना कमाता है टोटल, जो है अगर कोई जानना चाहे तो शाश्वत की नेटवर्थ क्या है और शाश्वत साल में कितना कमा लेता है? कि अब मैंने 2000 करोड़ सूखे बना लिए हैं, अब इसको पार्क कहाँ करें। पैसा यहाँ से कमाऊंगा, खर्च वहां करूंगा या लाइफ वहां जीऊंगा, ये बात मतलब ये इक्वेशन थोड़ी सी गॉट इट। मेरे को डिस्टर्बिंग लग रही है। डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की। यहाँ हम बातें करते हैं पैसे की, कैसे पैसा कमाया जाए या कैसे पैसे को मल्टीप्लाई किया जाए, वेल्थ जनरेशन की। और हम बातें करते हैं रिसोर्सेज की। यहाँ हम जो गेस्ट बुलाते हैं वो गेस्ट परिपूर्ण होते हैं आइडियाज़ के साथ, क्योंकि वो गेस्ट अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं क्योंकि जब लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और पॉकेट मनी, खाना पीना, क्लब्स कर रहे होते हैं तो ही स्टार्टेड अर्निंग। तो 17 साल की उम्र में ही स्टार्टेड अर्निंग। 19-20 साल की उम्र में वो लोगों को पढ़ा रहे थे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। खुद तो कमा ही रहे थे, औरों का भी सहारा बन रहे थे। तो पेश हैं आज हमारे गेस्ट जो हमारे साथ हैं, शाश्वत। ओवर टू शाश्वत। थैंक यू सो मच सर फॉर इनविटेशन एंड आई वुड लाइक, अच्छा लगा कि आपने बोला कि डीप टॉक्स पे, और मैंने चैनल भी देखा बहुत सारे जो आपने गेस्ट के साथ पॉडकास्ट किया है, बहुत वैल्यूएबल लेसन थे। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू इनवाइटिंग मी। शाश्वत, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग। तो दोस्तों, शाश्वत के बारे में एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि इस बच्चे ने हमेशा पॉजिटिविटी का साथ दिया। कभी भी इसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या करना है। ना इसने किसी को कॉपी किया, ना इसने किसी की तरफ देखा। जो इसका मन किया, जो इसे ठीक लगा, ही हैज़ ऑलवेज डन दैट। हाय शाश्वत, हाय मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर द Start इनविटेशन। करें? यस, चलते हैं। शाश्वत, ये बताओ, आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आप यहाँ तक कैसे आए ब्रीफ में। फिर हमारे Okay. पास ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके, सो इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ है एक स्टेट, वहाँ आता है उसका कैपिटल रायपुर। तो रायपुर के पास एक गांव है 40-50 किलोमीटर दूर, खरोरा। तो आई यूज़ टू लिव देयर एंड मेरे पापा जो है एक शॉपकीपर हैं, स्पेयर पार्ट्स का उनका काम है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता था ना, माहौल ख़राब होता था घर के बाहर का, कि जो जितने हैं ट्रक वक वाले ड्राइवर है वो गाली दे के बात कर रहे हैं ये सब। तो घर से बाहर ज़्यादा निकलने नहीं दिया जा सकता था कि आप घर में काम करो। और मैं हेल्दी भी था थोड़ा, तो मैं स्कूल जाता था, लोग वहाँ चिढ़ाते थे। तो फिर मैं कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया कि मेरी एक दुनिया है वहाँ पर, कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और इंटरनेट उस टाइम पे उतना डोंगल होता था, एक तो उसमें सिम लगाते थे, खोलते थे, चालू हो जाता था, तो कनेक्ट का बटन दबाते थे, गूगल में एक्सप्लोर कर रहा था कि कुछ है, वर्ल्ड बड़ी है, कुछ तो होता है। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी चालू हुई और मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ तक आऊँगा, बस करते गया था। तो
पहले तो ऐसा था कि मैंने देखा था कि मैं जैसे मॉल जाता था, उस टाइम मॉल जाना बहुत बड़ी बात होती थी हमारे फैमिली के लिए। तो हम जब मॉल जाते थे तो मुझे कोई ऐसे टॉय कार पसंद आती थी, जो बड़ी सी मॉल के सामने लगी होती थी, एक स्टोर के सामने। तो अगर मेरे को वो चाहिए तो घर वाले बोलते थे कि नहीं, महंगी है, नहीं दिलाएंगे अभी। तो मेरा ऐसा था कि जो भी मुझे चाहिए वो पैसे से आती है और मेरे को वो मिल नहीं रही है। ज़िद्दी था मैं, मुझे खिलौने बहुत चाहिए, और मैं वो खिलौनों को तोड़ फोड़ के एक कर देता था कि देखता था क्या है। तो एक तो ये गोल समझ में आ गया था कि अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मेरे को जो चाहिए वो मैं खरीद सकता हूँ। तो फिर वहाँ से चालू हुई जर्नी। अब एक दिन ऐसे ही मैंने ऐड वैड देखा, मतलब यू गूगल जब चलाता था तो एक बाइक दिखी जो 4 चक्के वाली होती है, क्वाड बाइक जो होती है। फिर वो लेने के लिए मैंने पैसे का जुगाड़ किया कि हमारे घर में डॉगी वॉगी के बच्चे हुए थे। तो मैंने बोला किसी को फ्री में देंगे, वो केयर करे ना करे, तो मैंने थोड़ा चार्ज करके दे दिया कि भाई आप इतने में ले जाओ। ऐसे करके मैंने वो क्वाड बाइक ली। फिर धीरे धीरे मैं फ़ोटोग्राफी में गया, एथिकल हैकिंग भी मैंने की। उसके बाद मैं म्यूज़िक में भी चला गया था कि मेरे को डिस्क जॉकी बनना है, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग बोलेंगे डीजे बजाता है आपका बेटा, तो मैं बोला नहीं नहीं, घर वाले तो अलाउ नहीं करेंगे। उस टाइम में मैंने साउंड क्लाउड में अपने गाने बना के अपलोड किए, फ़ोटोग्राफी की, सब किया। एथिकल हैकिंग भी की। नहीं मतलब मैं ट्राई तो करता था लेकिन कुछ हो नहीं पाता था, तो मैं सीखते तो जा रहा था धीरे धीरे मेरे को। हाँ, तो अगर मैं एकदम एग्जैक्ट बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग अपना किया था म्यूज़िक से, क्योंकि मैं अकेला रहता था और उस टाइम पे छोटे छोटे वो पॉड्स आते थे, ईयरफोन लगाओ, मेमोरी कार्ड पे गाने डाल के और सुनते रहो। तो म्यूज़िक से स्टार्ट हुआ था। फिर मेरा मन था कि मैं गाने बनाऊँ, तो मैंने अपलोड भी किया सोशल मीडिया में गाने, साउंड क्लाउड में अभी भी हैं वो गाने। फिर मैंने देखा कि फ़ोटोग्राफी भी चीज़ होती है, तो मैंने घर में ज़िद किया बहुत कि एक छोटा कैमरा लेके दो। तो वो लेके दिया, लेकिन मेरे को वो भी नहीं समझा। फिर आगे गया तो मैंने बोला मेरे को स्किल्स बढ़ाने हैं, एथिकल हैकिंग करनी। मैंने देखा हैकर्स बहुत कमाते थे, तो उस पे भी गया। वो भी मेरे को लगा कि नहीं, मेरी बस की बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा तो शायद नहीं बना पाऊँ मैं। तो फिर मैं वो भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे जब मैं आगे आया तो मैं गेमिंग में घुस गया। उस टाइम पे क्रिप्टो बहुत फेमस हो रहा था, बिटकॉइन। तो मैंने घर वालों को ज़िद किया कि कंप्यूटर दिलाओ, कंप्यूटर दिलाओ। तो मेरे भैया का जो कंप्यूटर था वो मैं यूज़ करता था। उसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह हुआ करता था, क्रिप्टो एक्सप्लोर किया। और माइनिंग नाम की चीज़ थी, तो माइनिंग वाइनिंग चालू की। फिर देखा कि ग्राफिक कार्ड से गेमिंग को हम यूट्यूब पे स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मैंने पबजी मोबाइल में चालू किया और उसको मैं यूट्यूब पे लाइव दिखाता था कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, आप हमारे साथ खेलो। शाश्वत, इतना इतना ब्रेन कहाँ से आया? मतलब एक स्मॉल टाउन में होते हुए आपने इतने अच्छे से उस चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। और माइनिंग जो है, जो आपने वर्ड यूज़ किया, वो यहाँ के लोग नहीं समझ सकते जो इतनी अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आए मीन्स? सो मेरा ऐसा था कि मेरे को यूट्यूब पता था जहाँ पर सब जो डालो मिल जाता था। और मैं उस टाइम पे मूवीज़ वगैरह उतना देखता नहीं था, मुझे तो मतलब अजीब लगता था। तो फिर मैं बैठता था यूट्यूब पे, ये क्या है, सर्च किया, प्ले किया वीडियो, वो 30-40 मिनट चला गया। मैं दिन दिन भर बैठ के 24/7 मतलब सिर्फ यही करता था कि मैं सर्च करता रहता था। नई नई चीज़ें जानना मेरे को बहुत पसंद है। आज भी करंट स्टेट पे भी मेरे को नई चीज़ें जानना, यूज़ करना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। तो मैं वही करता था उस टाइम भी। और इसी से मेरे को सारे टर्म्स जो है पता चलते गए। मैं क्रिप्टो पे गया, फिर उस पे बाइनेंस कुछ होता है, अकाउंट बनाना होता है, ट्रेडिंग होती है। तो धीरे धीरे मैं आ गया था माइनिंग तक के। और मैं मेजरली गेम स्ट्रीम करता था। बाद में जब कंप्यूटर खाली होता था तो माइनिंग होती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे 5,000-6,000 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने देखा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पूरी इंडिया का अटेंशन मेरे पे आए। इंडिया का अटेंशन तब आएगा जब कोई बहुत इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो होगा, जैसे डायनेमो गेमिंग एक बहुत फेमस थे, 10-15 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। वो भी लाइव खेलते थे, उनको 1 लाख लोग देखते थे। तो वहाँ पर शाउट आउट होता है कि वो बोल दिए जाओ इसका चैनल चेकआउट कर लो। 1 लाख लोग आ गए मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को देखेंगे तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर। मैंने बोला चलो ये करते हैं। तो मैंने टाइटल डाला यूट्यूब वीडियो का कि आई विल नॉट स्टॉप दिस स्ट्रीम टिल डायनेमो रेड्स मी। रेड्स मतलब वो मेरे चैनल को प्रमोट करे। मैं 24 घंटे बैठा था, आज भी वो वीडियो यूट्यूब में है, जिसमें मैं 24 घंटे? 24 घंटे कैमरा ऑन करके नॉन स्टॉप बस गेम खेल रहा था कि उनको पता चलेगा कि ये जब तक स्ट्रीम बंद नहीं करेगा जब तक वो शाउट आउट ना दे। उनको पता चला 24 घंटे बाद। पहले 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे, जैसे उनको पता चला 6,000 हो गए। जैसे ही मेरे चैनल पे रेड आई 5-6 हज़ार लोग आए, मेरा कंप्यूटर वहीं बंद हो गया क्योंकि वो गर्म हो चुका था, 2-3 स्क्रीन वगैरह लगा रखी थे। फिर वापस जर्नी चालू की, पबजी वगैरह स्ट्रीम किया, यूट्यूब से पैसे आने लगे थे, 30,000 रुपये मैंने कमाए थे। अब चाइना के ऐप्स बंद हो रहे थे तो पबजी भी हटा दिया। और जब भी गेमिंग का प्रोसेस चल रहा था तो बैक एंड पे मेरा क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट वगैरह भी मैं सर्च कर रहा था कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो दीदी के अकाउंट से मैंने चालू कर दिया था। मेरी एज नहीं थी तो अकाउंट वगैरह बनाना जो था बिल्कुल मुश्किल था।
तो वहाँ से ये जर्नी मेरी पूरी स्टार्ट हुई। फिर क्रिप्टो का माइन गेमिंग बंद मतलब हुई। आप तब 18 इयर्स की भी नहीं थे जिस टाइम आपने नहीं ये था। शुरू किया, क्योंकि आप बता रहे हैं 16, कि 17, अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल था। 16 और 17 के बीच का है। वेरी इंटेलिजेंट। मैं मतलब वही था ना कि मैं अब उस टाइम पे ऐसा था कि स्कूल जाता था, लोग चिढ़ाते थे कि मोटा है, ये है, वो है, और मैं इंट्रोवर्ट था। तो उस टाइम तो पता भी नहीं था इंट्रोवर्ट क्या होता है, बट इतना था कि ऐसा है कि जाओगे तो लोग बोलेंगे, तो उससे अच्छा जाओ मत। तो मेरे को स्टडीज़ नहीं पसंद, तो मैं नहीं जाता था। अब मैं घर में बैठ के करूँ तो करूँ क्या? तो मैं अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के चालू हो जाता था, दिन भर सर्च करता रहता था। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर स्टॉक मार्केट वगैरह में मैंने पहुंचा, और क्रिप्टो के अब क्योंकि गेमिंग बंद हो गई तो मैंने बोला पीसी से करें क्या, तो माइनिंग फुल फ्लैट चालू कर दी। फिर माइनिंग भी बंद हो गई थोड़े दिन बाद जाके। बस ऐसे ही मेरी जर्नी चालू हुई थी। तो आपने इस जर्नी में आपने फिर कौन से बिजनेसेस शुरू करे? अब उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट चालू तो कर लिया था। फिर स्टॉक मार्केट में जब मैं ट्रेड करता था तो ऐसा होता है ना, इंडिया में लोग स्टेटस लगाते हैं, इंस्टा स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप में लोग बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। हमारे को बताया नहीं जाता कि बताना है, लेकिन हमारा इंडिया ऐसा था, अब बताते हो लोगों की भाई मैं ये भी कर रहा हूँ। तो मैं भी ना ट्रेडिंग का बताता था लोगों को कि मैंने ट्रेडिंग चालू की है। अब यूट्यूब, फ्लॉन्ट करते थे कि हाँ, तो अब यूट्यूब पे गेमिंग तो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं क्या करता था, आज यूट्यूब पे बैठ के सर्च करेंगे स्टॉक कैसा चलने वाला है। वो भी आप लाइव करते हाँ, थे? अभी भी वीडियोस हैं, प्राइवेट है, मैं आपको दिखाऊंगा, अब पब्लिक नहीं की तो हुई। आपको डर नहीं लगा कि आप स्टॉक सर्च करते थे और लाइव सर्च करते थे, तो उसमें ये रहता है कि भाई आपने ये सर्च किया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि ये बढ़ेगा, लेकिन वो उस टाइम गिर भी सकता है, तो एक इमेज जैसे होती है वो खराब नहीं तो होती है। मैं, मेरे साथ ना उस टाइम पे 50-100 लोगों की वॉचिंग होती थी। गेमिंग तो बंद हो गया था, तो 50-100 लोग थे, डेली में बात करता था, तो एकदम फ्रेंड सर्कल हो गया था हमारा। तो हम सब बैठते थे, स्ट्रैटेजीज देखते थे, कोरा में सर्च करते थे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी हो सकती है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो मतलब वो सब पता था। तो स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे थे, तो फिर कभी देख लिया कि ये स्टॉक का फंडामेंटल क्या है। तो ऐसे मैं बैठा हूँ घर में, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट मेरे को पता है मेरे को 100 लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैट पे लोग लिख रहे हैं ये कर रहे हैं, तो बात करते करते हम काम करते थे। तो वैसे पूरी जर्नी आगे आ गई थी। फिर वहाँ से लोगों ने बोलने लगा कि हमें भी सिखाओ। तो मैंने सोचा ठीक है। अब मार्च 28 जिस दिन मेरा बर्थडे था, तो आई थॉट कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब कंपनी लॉन्च करते हैं। तो मैंने अपनी पहली कंपनी लॉन्च की, अमरेवेक्स। अमरेवेक्स। अमरेवेक्स अमरेवेक्स दोस्तों, इनका पूरा नाम शाश्वत वर्मा है। तो वर्मा को जब आप उल्टा करो। उल्टा लिखेंगे तो वो अमरेव बन जाता है। मैंने पहले सर्च किया, मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि मैं टॉप 100 बिलियनर्स लिस्ट में आऊँ, कि लाइफ में अगर मैं आया हूँ तो मैं कुछ तो करके जाऊँगा। अब मैंने देखा सब एकदम यूनिक सरनेम के, कोई भी वर्मा नहीं था। मैंने बोला ये तो मेरी प्रोबेबिलिटी कम कर देगा कि मैं बिलियनर बन पाऊँ। तो कंपनी का नाम क्या रखे, फिर मैंने सर्च किया, तो जितनी बड़ी कंपनीज है मैंने ये देखा गूगल पे कि उनका सबसे छोटा नाम होता है एप्पल, सैमसंग, ओप्पो या रोलेक्स। इजी टू हाँ, प्रोनाउंस। वन वर्ड नाम होता है। जितनी सबसे बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, स्पेस एक्स। मैंने बोला कुछ तो है। अब उस टाइम पे मैं स्पेस वगैरह के बारे में भी सर्च करता था, इलॉन मस्क जो थे कि बड़ा सा रॉकेट बना रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं, स्पेस एक्स का एक्स निकालते हैं, इलॉन मस्क सबसे अमीर हैं तो वो एक्स निकालते हैं, और वर्मा का उल्टा करके अमरेव। तो अमरेव एक्स नाम से मेरी कंपनी चालू हुई थी, टेक कंपनी। वेरी इनोवेटिव। तो वहाँ से चालू हुई। और टेक कंपनी भी क्यों, क्योंकि जब मेरा कंप्यूटर ख़राब होता था, मैं फॉर्मेट करवाने के लिए ले जाता था, तो भैया जो थे वो 500-1000 रुपये मांगते थे। और हमारा जैसे ही कंप्यूटर स्लो था तो मैं लेके जाता था, हर बार 1000 रुपये 500 रुपये लेते। तो मेरे घर वाले मेरे को चिल्लाते थे क्या करवाता रहता है। अब मैं उनको कैसे समझाऊँ, कंप्यूटर स्लो है तो फॉर्मेट कराता हूँ। तो मैं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कंपनी बना दूंगा कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम आए वर्ल्ड में, वो वेबसाइट पे आएगा, हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। कंपनी लॉन्च हो गई, वेबसाइट वगैरह सब बनाया जैसे तैसे। 18 का तो मैं हो गया था, ट्रेडिंग वगैरह मैं कर रहा था बैकएंड पे। और उसके बाद ऐसा होता है कि क्वेरी आने लगी, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, क्वेरी वगैरह आने लगी। फिर समझ में आया कि लोगों की इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी कि एक इंसान 4 घंटा बैठे तो भी सॉल्व ना हो। मैंने बोला ये तो नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैं ट्रेडिंग पे चला गया, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फिर लोग बोले कि हमें सिखाओ ट्रेडिंग। मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक अकेडमी खोल देते हैं। तो उस टाइम पे तो नाम वाम नहीं पता था, तो मैं ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता था, 250 रुपये लेता था, 250 रुपीज़ दे दो, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, हम बात कर लेंगे, कुछ पूछोगे सिखा दूंगा। उसको स्केल कर करके आज एक अमरेवेक्स अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी।
तो वैसे पूरी जर्नी स्टार्ट हुआ। तो आपने जब व्हाट्सएप ग्रुप इनिशिएट किया तो कितने मेंबर्स आ गए उसमें 250 में? उस टाइम पे 30-40 मेंबर्स तो आ गए थे, ज़्यादा ही आ गए थे, एग्जैक्ट नंबर टू बी ऑनेस्ट याद नहीं, बट लिमिट तो फुल हो गई थी। लिमिट फुल हो गई हाँ। थी। तो अभी शाश्वत क्या क्या करता है, क्या क्या बिजनेसेस हैं? बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे उसमें, बस बिजनेसेस क्या क्या हैं वो बताओ। जस्ट ब्रीफ में नहीं, स्मॉल डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अभी हमारी ऑन पेपर 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, ठीक है, जिसमें कुछ जो है वो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, उसमें सिर्फ एडवाइज़र हूँ, और कुछ में मैं डायरेक्टर हूँ। द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दैट आई ओन आर अमरेवेक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या काम होता है? इसमें जो भी स्टूडेंट हम सीखने आता है कोर्सेज वगैरह वो होता है, तो हम ठीक उसको है। सिखा देते हैं। तो वो आपके रिकॉर्डेड कोर्सेज रहते हैं उसमें? रिकॉर्डेड कोर्सेज होते तो हैं। उसमें आप उनके डाउट सेशंस भी लेते हैं? हाँ जी, मेरी एक टीम है, सपोर्ट टीम। ईमेल करता है स्टूडेंट कि मेरे को ये डाउट है, सॉल्व करो, मेरी टीम उनको रिप्लाई करती है। और संडे मंडे जब मैं कभी को खाली होता हूँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दिन, तो मैं एक बार बैठ जाता हूँ। फिर इसके बाद अमरेवेक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के बाद अमरेव एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो मेरी पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एकेडमी, मीडिया, वेंचर्स खोलूँगा, बस अमरेव एक्स प्राइवेट लिमिटेड खोला था। उस कंपनी में हम अभी मर्चेंडाइज का काम करते हैं। तो किसी को मेरी बुक चाहिए, किसी को स्टॉक मार्केट रिलेटेड चार्ट पैटर्न्स की बुक चाहिए, बॉटल्स चाहिए, माउस पैड चाहिए, तो मर्चेंडाइज पूरा उस कंपनी में हम सेल करते हैं। रिलेटेड टू शेयर मार्केट? हाँ, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो एक तो ये हो गया। फिर जब हम इसको ग्रो कर रहे थे तो मेरा प्लान था कि कुछ तो बड़ा करना है, तो बड़े करने के लिए आईपीओ नेसेसरी है। तो मैंने एक होल्डिंग कंपनी बनाई, अमरेवेक्स वेंचर्स। तो वो कंपनी के, जैसे मैं ओनर हूँ अमरेवेक्स वेंचर्स का, और अमरेवेक्स वेंचर्स के अंदर मल्टीपल सब्सिडरी कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड, कुछ नॉर्मल। तो वेंचर्स होल्ड करता है अमरेवेक्स एकेडमी को, अमरेवेक्स इसको नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड। फिर हमने अभी अमरेवेक्स फार्म्स कर दिया, अमरेवेक्स एविएशन है, कुछ जो है अमरेवेक्स एविएशन है। तो उसमें क्या आप प्राइवेट जेट बनाते हैं? नहीं, क्या नहीं करते बनाते हैं? नहीं है। अब जैसे आपको गोवा जाना है, ठीक है, आप बिलियनर हो, आप गोवा चले गए। अब वहीं पर गोवा में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, बट उसको इमीडिएटली कैसे भी दिल्ली वापस आना है क्योंकि उसके फैमिली में कोई बीमार है। वो सर्च करता है टिकट, उसको मिलती नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? बाइक से निकल जाए, कार से निकल जाए, या प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट खाली आ रही है, हमें पता है, गोवा से दिल्ली, उसको बोलते हैं फेरी लेग। तो मेरे पास ऐसी डील्स आती हैं मेरे सोर्सेज के थ्रू जिनके पास प्लेन्स हैं, ये जेट यहाँ से यहाँ खाली जा रही है, अगर आपको चाहिए तो बता दो। तो आपको तो गोवा छोड़ने गए थे, आप वापस आओगे नहीं आओगे हमें नहीं पता, तो हमारी प्लेन तो खाली आएगी, राइट? तो वो जो फेरी लेग है उसको हम सेल करते हैं। तो अमरेव ये शाश्वत एक बात बताइए, आपने बोला आप शेयर मार्केट करते थे, तो सडनली ये स्विच ओवर कैसे हुआ एविएशन में? इट्स टोटली डिफरेंट। सो मैं अभी भी स्टॉक मार्केट करता हूँ, बट मैंने एक चीज़ देखी है लाइफ में, जैसे माई फादर हैज़ बीन अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, और वो एक शॉपकीपर है। वो ना सुबह 9 बजे जाते हैं और रात के 9-10 बजे तक वापस आते हैं। वो फंस जाते हैं एक ही काम में। अब उनको चाहिए भी ना कि मैं 5 और काम करूं, नहीं कर सकते क्योंकि वो दुकानदार है, तो उनको शटर मतलब वहीं बैठे रहना है, तभी स्टाफ काम करेगा। तो मेरा ऐसा था कि मैं एक बिजनेस में नहीं रुकूंगा, और मैं जिन भी बड़े इंसान को देखता था, अडानी, अंबानी, गोदरेज, बिरला, मैं देखता था ये सारे लोगों की इतनी कंपनीज होती हैं कि कोई पावर में भी है, फॉर्च्यून ऑयल भी दे रहे हैं, मतलब अनलिमिटेड कंपनीज होती थी इनकी। तो मैं भी यही करूँगा। तो मैंने डे 1 से यही सोचा था कि इकोसिस्टम बनाऊंगा कि अगर कोई मेरे साथ आ रहा है तो उसको जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करके दे पाऊँ। तो जिस दिन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी लॉन्च की थी उस दिन यही गोल था, किसी की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ। फिर वो थोड़ा सा विजन शिफ्ट हुआ कि अब कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को सीखना है तो कोर्सेज, किसी को बुक पढ़नी है तो मर्चेंडाइज, जिसमें मैं बिजनेस के बुक वगैरह भी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद किसी को ट्रैवल करना है तो एविएशन हो गया, अभी किसी को कुछ खाना है तो मेरे अमरेवेक्स फार्म्स हो गए। तो ये पूरा इकोसिस्टम बन गया। किसी को कुछ और भी सीखना तो है आप YouTube। जैसे ट्रैवल करते हैं तो प्राइवेट जेट से ही करते हैं? मैं 3-4 बार कर चुका हूँ। 3-4 बार कर चुके हैं। तो आप जैसे फेरी लेग में? हाँ, फेरी लेग सस्ते में हो जाता है, 2 लाख रुपए में, 2-3 लाख रुपए में काम हो जाता है। 2-3 लाख रुपए में हो जाता है। और उसमें भी हम 6-7 जैसे 6 लोग जा रहे हैं। तो हिमांशु अग्रवाल करके हमारे एक दोस्त हैं, वो बोले कि चलो अमृतसर चलते हैं। अमृतसर एक फेरी लेग जा रही थी। तो एक तो होता है बहुत बड़ा प्राइवेट जेट, और एक होता है ट्विन प्रोपेलर इंजन जिसमें पंखे होते हैं, जेट इंजन नहीं होता। जी। तो प्रोपेलर इंजन वाली फ्लाइट, हाँ 6 सीटर। सीटर। तो हम 6 लोगों ने कॉन्ट्री कर लिया,
30-30 हज़ार रुपये पड़ा, फिर हम चले गए। शाश्वत हम दोनों का भी इन करो, किसी दिन हम पक्का, भी जाएंगे। सो वैसे जर्नी चालू हुई थी। अभी ऐसा है कि बस एक एक कंपनी ग्रो करते जाना और जितने इनकम सोर्सेज हो पाए वो मेरे को सर्च करना है। तो शाश्वत अभी कितना कमाता है टोटल, जो है अगर कोई जानना चाहे तो शाश्वत की नेटवर्थ क्या है और शाश्वत साल में कितना कमा लेता है? अगर हम टॉप लाइन की बात मैं, क्योंकि ये तो ITR वगैरह में ही फाइल होगा, लास्ट ईयर का हमारा जो ओवरऑल टर्नओवर रहा है मल्टीपल कंपनीज के थ्रू वो अराउंड अराउंड करोड्स में रहा है, 20 से 50 या 100 के बीच में आप मान लीजिए। और अभी हम IPO लॉन्च करेंगे तब तो सब पब्लिक कर ही दूंगा मैं, तो एक सस्पेंस बनाऊंगा। उसके बाद अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं कि लोएस्ट मैं कितने में गया हूं, तो 2 से 3 CR लोएस्ट। टॉप लाइन की बात करूं तो 10 से 20 CR के बीच में टॉप लाइन आएगा। पर कंपनी? नहीं नहीं, ओवरऑल टोटल? बता रहा हूँ। अमरेवेक्स वेंचर्स इज माय मेन कंपनी जो अभी हमने प्राइवेट लिमिटेड कराया एज वी गो फॉर IPO। उसके नीचे सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड हैं, कुछ में प्राइवेट लिमिटेड की नेसेसिटी नहीं थी, तो वो प्रोप्राइटर है जिसके सिंगल डायरेक्टर मैं हूँ। तो ये है। आपने लेकिन सबसे ज्यादा कौन से उससे वेंचर से अर्न किया है? सबसे ज़्यादा तो मैं जो है अगर आप बोलोगे तो स्टॉक मार्केट मेरा बहुत अच्छा जो हेल्प किया। कोर्सेज आप देते हैं? हाँ, मेरा मतलब स्विंग ट्रेडिंग हो गया जो मैं करता हूँ इवेंचुअली, और मेरे कोर्सेज से अच्छे कैपिटल आए मेरे पास। उसके बाद जब मैंने उसको फार्मिंग पे डाला तो फार्मिंग में मेरा कैपिटल और जल्दी कंपाउंड मतलब हुआ। आप किसान भी हैं? हाँ, क्या बात मैंने है। पूरा व्लॉग चैनल बना रखा है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फार्मिंग हमें भी सिखाओ, तो व्लॉग चैनल में पूरा व्लॉग डाला हुआ है। कृषि दर्शन। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम वो मैं खेत नहीं जाता टू बी ऑनेस्ट, बट एज आई नो कि मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं लोगों को हायर करता हूँ, उनको काम बताता हूँ, वो काम करा के देते हैं। तो जो खेती आप करते हैं तो आप क्या धान उगाते हैं या क्या उगाते हैं? सो इसको मैं बहुत सिंपल में और बताऊंगा। कितनी लैंड है आपके पास? हाँ वो जी। लैंड आपकी अपनी है? नहीं, लीज ली हुई है। लीज ली हुई है? अभी अगर आप इतना बड़ा लैंड लेने जाओगे तो बहुत महंगा और मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लीज ली हुई है। फार्मिंग का बहुत सिंपल है। सबसे ज़्यादा सेफ खेलना है किसी को तो वो लगा देता है ऐसे चंदन के पेड़ हो गए जो 200 साल 300 साल बाद आपको पैसे पेड़ पर उगते हैं। पैसे पेड़ पे उगते Correct? हैं। यस। एक हमने आपकी रील देखी थी कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, लेकिन 200 साल कौन इंतजार करेगा? तो मैं आपको फनल बता रहा हूँ ना, आप चंदन का पेड़ लगाओ 200-300 साल बाद वो बहुत महंगा हो जाएगा। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी आती है। अगर आपको उतना वेट नहीं करना तो आप सागौन का पेड़ लगाओ, नीलम का पेड़ होता है जो जिससे घर के गेट बनते हैं, वो आपको लाख रुपए में बिकते हैं, उसके लिए भी इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। वो भी नहीं करना तो आप फ्रूट्स के पेड़ लगा लो, 10 आम के पेड़ लगा लो, 10 साल रुक जाओ, उसके बाद आपको वो 50,000 रुपये तो दे जाएगा। एक आम का पेड़? 10 आम के पेड़ पूरे 10 सीजन आम, भर में। ठीक है। अब अगर आपको उतना भी वेट नहीं करना कि आप फल के काम नहीं कर सकते, तो आप आ जाओ आपके इस वाले सेगमेंट में, वेजिटेबल्स में, कि आप सब्जियों की खेती कर रहे हो। सब्जियों और इसके फल के बीच में एक और चीज़ आती है आपका धान, वीट, सोयाबीन, मक्का, ये कंपैरेटिवली सेफ होता है। उसके बाद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के बाद फ्लावर्स और फ्लावर्स के बाद एक्सोटिक वेजिटेबल्स। तो शाश्वत, हमने ये सुना है कि आजकल जैसे हम न्यूज़ पे देखते हैं कि जो किसान होता है या जो फार्मर होता है, जो बेचारा मेहनत करता है, वो तो बेचारा अपने जो प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए ही जद्दोजहद करता रहता है, उससे तो MSP भी नहीं मिलता। तो क्या इसमें कमाई होती है या सिर्फ ये मतलब एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि आप कर रहे हो तो कर रहे हो? सर एकदम सिंपल आंसर है, कोई भी फील्ड उठा लो, उसमें कोई ना कोई टॉप पे बैठा होता है और कोई ना कोई बॉटम पे बैठा होता है। इसी से इकोसिस्टम चलता है। MBBS, JEE, IIT, कोई भी डिग्री ले लो, बहुत लोग फेल कर जाते हैं, बहुत लोग पास करके टॉप पे हैं। सिमिलरली फार्मिंग है। पूरी इंडिया में अगर आप देखोगे तो 80% फार्मर्स आर एट द बॉटम। जो धान सोयाबीन की खेती करते हैं उनको MSP भी नहीं देती गवर्नमेंट। वहीं पर कुछ फार्मर्स हैं जो 25-25, 30-30 हज़ार एकड़ में खेती करते हैं और वो टॉप पे बैठे हैं। वो प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक फार्मिंग, प्रॉपर सुपरवाइजर्स। वो नहीं जाते खेत में काम करने, वो सिर्फ एक ऑर्डर देते हैं और उनकी पूरी टीम संभालती है और काम हो जाता है। तो पैसे इसमें भी बनते हैं और इसमें लॉस भी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो हो सकता है आप लॉस करोगे। आपके साथ कोई ऐसा है जो करोड़ों रुपए कमा रहा है उस चीज़ से, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप फार्मर हो, और आप उसके साथ काम करोगे तो आप ग्रो कर जाओगे। तो सिंपल ये केस है। नॉलेज मस्ट है इसमें। नॉलेज मस्ट है। तो शाश्वत, जैसा कि हमारा ये शो जो है ये पैसे की बात पे थोड़ा सा हम अहमियत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि जैसे
काफ़ी लोग मेरे से सीखने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए स्टॉक मार्केट में। तो मेरा उनसे कहना ये है कि भई आप स्टॉक मार्केट नहीं कर पा रहे, फार्मिंग कर लो, फार्मिंग नहीं कर पा रहे, दुकान खोल लो, दुकान नहीं कर पा रहे, वेल्थ जनरेशन कर लो बाय मल्टीप्लाइंग योर वेल्थ। मतलब कैसे भी करके मेरी जो कोशिश है वो ये है कि कि कैपिटल लोग बढ़ा ले। पैसे बढ़ा के दे शुड बिकम मिलेनियर इफ नॉट बिलेनियर। गॉट इट। ठीक है ना? तो इस शो का थीम भी वही है कि भाई पैसा बनाना है, अब वो कैसे बनाना है, बट एथिकल। आई डोंट वांट कि मैं लोगों को कहूँ कि भैया पैसा तो अफीम बेच के भी बन सकता है, लेकिन दैट इज़ नॉट माई एम। पैसा इलीगल रूट से भी बन सकता है, दैट इज़ नॉट माई एम। मैं चाहता हूँ कि एक नवयुवक जो पढ़ के आए, उसके घर से अगर उसको कुछ पूंजी मिल जाए, वो छोटे लेवल से काम करे। जैसा तुमने बताया कि भाई तुम्हारे फादर एक स्टोर ओनर थे और पैसे की तंगी तुमने देखी है शुरू के दिनों में, और आज तुम रोलेक्स की वॉच पहने हो जो 15-20 लाख की मुझे दिख रही है। तो ये जो सफ़र और ट्रांजिशन था, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे तुमने पैसे की, क्योंकि देखो बिजनेस करेंगे तो पैसा तो चाहिए। अब आज हम ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये पॉडकास्ट सस्ता होता है तो ये भी सस्ता नहीं है। ये भी सेटअप का कॉस्ट ठीक है, ये लगता भी है। सेटअप का कॉस्ट है। ये सेटअप ही अगर 20 लाख, मतलब 20-25 लाख। 20-25 लाख का तो सेटअप ही है, लेकिन जिसने ये करा वो कमा भी रहा है। तो क्या आप एक ऐसा मूल मंत्र देना चाहते हो? पहले मूल मंत्र से पहले ये बताओ कि इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए, पैसे का जुगाड़ कैसे किया आपने, और कैसे आप उस लेवल तक पहुँचे कि आपकी हमने कुछ रील देखी थी कि आपने 2 तो गाड़ियाँ इंपोर्ट की हैं, और एक बार हमने देखा कि 4 व्हीलर कमिंग सून, तो पता लगा आप 4 ट्रैक्टर ले आए। तो ये जो पैसे का जुगाड़ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और ये कहाँ से आ रहा है? और इसको कमाने के लिए अगर आज कोई आपको रेप्लिका करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? सर तो सिंपल है, जब मैंने चालू किया तो मैंने बेसिकली आप उसको ब्रीडिंग बोल सकते हैं। आई डोंट नो ये लीगल है इलीगल है, बट घर में डॉगी के पपीज़ थे तो मैंने वो सेल कर दिए थे, एंड वहाँ से मेरा मेजर कैपिटल जो स्टार्ट किल लगता है। एंड मैं एकदम ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिली से भी नहीं हूँ, तो मम्मी पापा से मैंने लिया था। नहीं मतलब एक बेसिक बता रहा हूँ, मतलब दुकान थी आपकी, हाँ, ये हाँ। आपने बताया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कैपिटल कहाँ से आया मेरे पास। हाँ, तो वैसे करके 2-3 लाख रुपए आ गए, फिर मैंने उसको ट्रेडिंग पे लगाया था, एंड धीरे धीरे मैंने कंपाउंडिंग की, फिर मेरे कोर्सेज से इनकम आने लगे, मेरे पास कैपिटल आ गया, फिर मुझे समझ में आया स्विंग ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, तो इन्वेस्टमेंट की थी। एक स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस मेरा फेवरेट है, तो वो मेरे पास 70-80 रुपए के वो बाइंग तो लेवल्स किसी था, टाइम में मैंने 50-35 रुपए में भी देखा और है। आज वो 1700 का है। आपके पास वो 70-80 रुपीज में हाँ, आया है। 70-80 रुपीज़ से था। तो मेरा ऐसे मतलब मैंने देखा था, वॉरेन बफेट को भी मैं फॉलो करता था, तो वो बोलते एक चीज़ पे अगर बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया तो बहुत कंपाउंड हो जाए, तो वो सब देख देख के मैंने कुछ कुछ किया था। तो धीरे धीरे कैपिटल आने लगा, फिर मुझे समझ में आ गया मल्टीपल बिजनेसेस में डालना है, वर्सेस अगर कोई स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप इसको बेसिक देखो, चाहे कोई भी देख रहा हो इसको, तो मैंने क्या यूज़ किया, स्किल्स यूज़ किए। पहले मैंने अपने आप को स्किल्स को थोड़ा डेवलप किया, मैंने एथिकल हैकिंग भी की, मैंने म्यूज़िक भी किया, मैंने फोटोग्राफी भी की, मैंने मशरूम फार्मिंग भी किया था। मशरूम फार्मिंग भी किया तो आपने? मैंने देखा कि यूट्यूब पर डाला कम पैसे में सबसे ज़्यादा पैसे कैसे बन सकते हैं। लेकिन मशरूम में तो मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि अभी आपसे एक पॉडकास्ट पहले एक मैम हमने मतलब मशरूम गर्ल ऑफ इंडिया आई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि 1 लाख रुपए डालो और हर महीने 20-25 हज़ार रुपये। मैंने भी वही सर्च किया था सर, मैं बता रहा हूँ। उस पे आया 500 रुपये में आप 2000, 3000, 5000 बना सकते हैं। तो मतलब देखते हैं, तो बहुत इजी फार्मिंग है ना, जैसे वो धान वान कटता है तो पैरा निकलता है जो गाय खाती है, पैरा लाओ और जो भूसा जैसे यहाँ हाँ भूसा और पैरा। साउथ इंडिया मतलब और नॉर्थ इंडिया क्लाइमेट में का इसे कोई हम उसमें वो रोल बता नहीं तो है। एकदम सिंपल है, घर के बाहर रेती वेती पड़े रहती है, रेती लाके रूम पे डाल दो, थोड़ा पानी छिड़क दो, ह्यूमिडिटी आ गई, जिसमें हमारी टी शर्ट्स पैक होके आती है ना झिल्ली A4 साइज की, उस झिल्ली में वो पैरा को भर दो आप, भूसा को, और मशरूम के सीड्स डाल दो। तो मैं एक जगह से रेती लेके आया, एक जगह से वो झिल्ली खरीदा 1-1 रुपए का, पैरा खरीद के लाया और उसमें मशरूम के सीड्स भी डाल दिया। मैं देखा 10 दिन बाद जाके, मतलब 5 दिन बाद वो वाइट आ गए थे स्पॉट्स, मेरा लगा हो गया सक्सेसफुल बिजनेस। फिर क्या होता है, झिल्ली में सर होल बनाना होता है जिससे मशरूम बाहर आए। यूट्यूब वीडियो पे वो नहीं बताया था, मुझे लगा वो तोड़ के बाहर आ जाएगा वो सड़ गया। तो ऐसे भी चीज़ें मैंने की है।
तो एक जर्नी रही है। तो वही है कि अगर आप देखो ओवरऑल मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, मैं रुका नहीं बस। आज भी मैंने जैसे फार्मिंग स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कल मेरा और क्या बिजनेस है। मैं पावर अभी 10 दिन पहले मैंने अमरेवेक्स पावर भी स्टार्ट किया कि मैं धूप से भी पैसे बनाना चाहता हूँ। सोलर एनर्जी। हाँ, जबकि आई नो कि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। गवर्नमेंट पहले ज़्यादा पैसे देती थी धूप के पैसे के, सोलर एनर्जी के, और अब कम देती है, बट तब भी मैंने चालू किया। सो ओवरऑल अगर आप देखो मैंने क्या किया, तो कुछ कुछ सीखा, ट्राई किया। इतना था कि रिस्क सेफ रखा कि मैं पूरे पैसे ना हार जाऊं, कि अगर पूरे हार गया तो फिर वापस कैसे जाऊंगा घर पे। और बस आधा आधा रिस्क करता था मैं अपना, कि चल देखते हैं आधा रिस्क करके। और जब पैसे नहीं होते तो मशरूम फार्मिंग में 500 रुपये भी रिस्क किया। धीरे धीरे रिस्क लगा लगा के गिरते गिरते एक जगह 2 जगह सेटल हुआ। जब सेटल हुआ कहीं पर लगा कि पैसे बनाना सीख गया हूँ, उसी को खींचा। जब वो खींच गया तो बोला टीम लगा के ऑटोमेशन पे डालते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरा यही है, एक बिजनेस पे जाता हूँ, पैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर पैसे आने लगे, लॉस नहीं हो रहा साल भर, तो उसको सिस्टमेटिक करता हूँ, टीम को बोलता हूँ, नीचे टीम संभालेगी, ऊपर उसके मैनेजर्स, एक फैमिली मेम्बर भी रखता हूँ, अडानी की स्ट्रेटजी, और उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस। तो शाश्वत, आपने जैसे बेसिक से शुरू किया और यहाँ तक इतना ग्रो करा, एक बात बताइए, ये रोलेक्स लेने का आपको विचार कैसे आया? ये भी यूट्यूब पे सर्च किया था, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इसमें भी? हाँ, तो मैंने सर्च किया कि एक तो पहले ट्रेडर की वीडियो आई थी मेरे सामने, चांद और सितारे इधर उधर होंगे, आपका पैसा बनेगा। मैं बोला कि मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ तो हो सकता है ऊपर से साथ ना आ रहा हो। तो उस टाइम से एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चला। फिर मैंने सर्च किया, मेरा बर्थ डेट March 28 है, उस हिसाब से मैं शायद एरीज का होता हूँ। तो वो जब सर्च किया तो फिर मम्मी ने बोला नहीं तू कैप्रिकॉर्न है। तो मैंने बोला कैसे? तो मम्मी के हिसाब से इंडियन कुंडली के हिसाब से कैप्रिकॉर्न और दूसरी कुंडली के हिसाब से दूसरा। ये बड़ी कंफ्यूजन भी है, मुझे भी नहीं समझ आता कि मैं डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करूं या मैं अपना दोनों नेम करना का होता है। इनिशियल के कंसीडर करूं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है सनशाइन मूनशाइन दोनों कंसिडर कर लेना चाहिए। तो मैंने वो देखा। मतलब जहाँ लिखा है कि इस तरफ पैसा मिलेगा उस वाले को मान लो उस दिन के लिए। अब सर मैं नहीं जानता कि लोग बिलीव करते नहीं करते, बट बीच में एक ऐसा आया था हमारे साथ में कि वो ओपन योर थर्ड आई प्रोग्राम हमारे गांव में प्रमोट हुआ था। आज भी वो वीडियो यूट्यूब पे मैं शो करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देना। वहाँ पर ऐसा था, आपको कुछ मेडिटेशन सुनाएंगे, तो आप आंख बंद करके फील कर सकते हो कौन सा कलर है। आप यहाँ पर ऑरेंज कलर रखोगे, मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ, और वो सही में था। आपने प्रैक्टिस किया उसे? हाँ हाँ, मेरी पूरी यूट्यूब पे वीडियो है, उन्होंने डाली हुई है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन पे डाल देना। तो वो सब जैसा मैं सीखा था, तो उसने ना मेरा एक एनालिसिस किया था, फिंगरप्रिंट वगैरह लगा के, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उस पर लिखा था कि कोचिंग में ये सक्सेसफुल होगा, फार्मिंग में ये होगा, मीडिया एंड इसमें सक्सेसफुल होगा। और आज मैं वो देखता हूँ तो वो सही है। तो भैया तुम पहले एक काम करो, हम पॉडकास्ट तो बाद में करेंगे, पहले उन पंडित जी का नंबर दो ताकि हम भी अपने फिंगरप्रिंट दिखा लें। वो सर उसको माइंड टेस्ट कुछ बोलते हैं, वो अपना बता देता है कि आप कहाँ कहाँ पर आपका मतलब ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, कहाँ सक्सेसफुल है। वो टेस्ट रिपोर्ट भी मैं वो आपको डिटेल्स तो भेजूंगा, आप जरूर बताओ। और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके बाद, नीचे डालना। आप मुझे लिंक देना, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो वही एस्ट्रोलॉजी और तो न्यूमरोलॉजी उसमें के मेरे को बेसिस थोड़ा पर। सा उस टाइम पे लग रहा था कि ये जो लिखा है सही हो रहा है मेरे साथ। तो फिर न्यूमरोलॉजी भी सर्च किया कि नंबर का गेम होता है। आप मानोगे नहीं, मेरे बैंक अकाउंट नंबर, मेरे फ़ोन नंबर सेम होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा 8888 लगा रखा है। फिर मुझे एक इंसान ने बताया कि 28 और 8 नंबर जो होता है वो लग्जरी अट्रैक्ट करता है, पैसे अट्रैक्ट करता है। और मैं देखता था कि मेरा जो बर्थ डेट है वो 28 है। उसने बोला एलॉन मस्क का भी बर्थ डेट 28 है। मैं शॉक। उन्होंने बोला बस धीरू भाई यही मात खा अंबानी। गया मैं, मेरा 27 है। तो सारा पैसा जो यहाँ आना चाहिए था वो तुम्हारे पास कूद के चला गया। एक दिन का फर्क हो गया एक दिन बस। का फर्क रह गया यार। आई एम 27th born। ओह माय गॉड। मम्मी क्या कर दिया? तो मैंने बोला कि कुछ तो है। फिर मैंने देखा कि रोलेक्स के जितने भी वॉचेस का ऐड आप कभी भी देखोगे उस पर 28 लिखा होगा, ये वॉच वाले पे। मैं बोला ये भी अलग है। फिर मैं जब आगे जा रहा था मैंने देखा जहाँ पर भी रोमन नंबर्स होते हैं तो उनका फॉरेन का टूर ज़्यादा होता है। तो मैं कभी एकदम डीप नहीं गया, बट जो चीज़ अच्छी लगती थी वो कर देता था। मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं अच्छी लग रही कर देता हूँ। एक दिन देखा तो मन आया, तो आई वॉज हार्डली 18। मैं गया रोलेक्स के शोरूम पे, मेरे को वॉच चाहिए। बोले नहीं मिलेगी, 2 साल 1 साल की वेटिंग होती है। मैंने नाम तो लिख दो। उन्होंने नाम लिख दिया। मैंने 4-5 लाख वाली वॉच बोला बुक कर दो, जिस दिन आएगी दे देना, एडवांस लेते नहीं वो लोग। अचानक से 1 साल बाद मैं वापस गया, मिली क्या वॉच? बोले नहीं मिली। 1 साल बाद जब 2 साल हो गए थे, डेढ़ साल हो गए थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया,
सर आपने जो बुक की थी वो नहीं है, बट एक और वॉच है, किसी ने मंगाई थी, वो कैंसिल कर दी, आपको चाहिए क्या? और मेरे को पसंद आ गई, मैंने ले ली। सो ऐसे पूरी स्टोरी हुई थी। शाश्वत, आपने बताया पैसे कैसे कमाते हैं, आपने पैसे को कैसे इंजॉय किया एक अपनी पसंद की वॉच लेके। अब ये बताइए, डार्क सीक्रेट्स ऑफ मनी बताइए। डार्क सीक्रेट। यस, डार्क सीक्रेट्स ऑफ मनी। सो अभी मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो वो मुझे बताते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो अच्छे सक्सेसफुल लोग मेरे को बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ को 3 चीज़ ख़राब कर सकती है: एक्सेसिव मनी, एक्सेसिव ड्रग्स, एक्सेसिव वुमेंस, जो एक मेल की लाइफ होती है। जैसे हमारे बहुत सारे लोग लंदन में बैठे हैं, एक्सेसिव मनी। वाइन, वेल्थ एंड वुमेन, 3W है ये कंसेप्ट वैसे। हाँ, सो एक्सेसिव मनी जो लंदन में बैठे हैं, आप जान रहे होगे, जब बहुत ज़्यादा पैसा आया तो वो बर्बाद हो गए। एक्सेसिव ड्रग्स, हमारे एक बहुत फेमस सिंगर है, मैं नाम नहीं लूँगा, जब एक्सेसिव ड्रग्स किया तो वो बर्बाद हो गए। एक हमारे बहुत फेमस मूवी के वो हैं, वो एक्सेसिव वुमेन पे चले गए थे, वो खुद बोलते हैं पॉडकास्ट पे आके, उन्होंने किया, वो बर्बाद हो गए। तो जैसा मेरे को समझता है कि 3W जैसे आपने बोला, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ, या फिर आप बोल लो एक्सेसिव मनी, एक्सेसिव ड्रग एंड एक्सेसिव ये मनी, वेल्थ, मनी, ड्रग्स एंड अब वाइन क्योंकि पुरानी हो गई ना, लोग आजकल ड्रग्स करने लगे, हाँ, तो वो बेसिकली इट्स इंटॉक्सिकेशन किसी भी फॉर्म में हो। यस। तो आई थिंक एक तो ये डार्क सीक्रेट है मनी का। एंड व्हाट आई थिंक, लाइक व्हाट आई कैन से पब्लिकली इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी। अभी आपने देखा होगा, एक्सेसिव विमेन भी तभी मिलेंगी जब एक्सेसिव मनी होगी, उसके बिना तो या वो भी नहीं मिलती हैं, वेरी फ्रैंकली। या एंड ड्रग्स भी तभी मिलेंगी, बिना हाँ, मनी के तो वो भी नहीं मिल मतलब सकता। मैंने सुना है कि बहुत जो ड्रग सीज होता है, आपने देखा हो, मैं न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ कि 100 किलो जब्त हुआ, 100 करोड़ का था। मैं वही सोचता हूँ, इतना तो आटा वाटा अगर इतना महंगा होता तो क्या होता। तो वही है। एंड और जो, अगर आप मेरे से पूछो कि मेरे को क्या समझता है, हर एक चीज़ का प्राइस टैग है अब, हर एक चीज़ का। पहले मुझे लगता था कि ये फेस्टिवल्स होते हैं, रेड कारपेट होते हैं, ये सब पेड होते हैं, बट मैंने फिर वीडियोस देखी कि ये सब 25 लाख रुपए में बिक रहे हैं। अभी एक फेस्टिवल हुआ था फ्रांस में, मैं नाम नहीं लेता, वो फेस्टिवल में बहुत सारे इंडिया के लोग गए थे, बहुत सारे र्यूमर्स आए कि वो पेड था। फिर मैंने पता किया तो मुझे बोला, मुझे बताया होता तो मैं तेरे को भी दिला देता। बोला वाह। अवार्ड शोज होते हैं बहुत ज़्यादा, वो फेक होते हैं, आप पैसे दोगे अवार्ड लो। सर्टिफिकेशंस फेक होने लगी हैं, हर एक चीज़ का प्राइस टैग है। और मुझे ऐसा लगता है जो आपको हेट करता है, जैसे मुझे कुछ लोग हेट करते हैं तो उनको इसलिए हेट, आपको हेट नहीं करते, आपकी सक्सेस को हेट करते हैं। वो भी बोल सकते हो। बट एक चीज़ आपने देखना जो मेरे को अच्छा लगता है कि अगर मैं लेवल 1 पे हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेवल 0 वाला क्या कर रहा है। कोई अगर जॉब में है तो वो नहीं बोलेगा कि कोई घर में बैठ रहा है वो क्या कर रहा है, वो बोलेगा कि मेरा मैनेजर क्यों ख़राब काम कर रहा है। तो जितना पैसा हमारे पास है उससे कम पैसे वालों के बारे में हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फ़र्क किससे पड़ता है, जितना पैसा हमारे पास है और उससे जितना ज़्यादा पैसा ऊपर वाले के पास है। तो मैंने यही देखा है, मैं कुछ डालता हूँ रील, जैसे मैंने फार्मिंग वाली रील डाली कि मैं खेती किसानी कर रखा हूँ और पैसे पेड़ पे बनते हैं। चंदन का पेड़ महंगा आता है, फूल का पेड़ 10 साल, एक बार आप रोज़ का पेड़ लगाओ 10 साल तक लगा रहेगा, सिर्फ फूल तोड़ने हैं आपको, तो पैसे पेड़ पे तो बन रहे हैं ना टेक्निकली। मैंने व्लॉग किया हुआ है पूरी जर्नी, बट वहाँ पर 3000 कमेंट आए, हेट कमेंट, कि आओ खेत में किसानी करो। आपको क्यों करना है, टीम से करवाओ ना, डू अ स्मार्ट वर्क। डू अ स्मार्ट वर्क। देखिए क्या है, जो रील और रियल की दुनिया है ये तो अलग अलग है ही। और जो लोग हेट करते हैं, अब जैसे हमने भी कई दफ़ा रील डाली, लोग ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं कि मतलब गालियों की ग्रामर बुक बनाई जा सकती है। लोगों का भला करने चलो तो भी गाली पड़ती हैं। तो जो हेटर्स होते हैं ना, उनकी एक अलग दुनिया है। वो कभी आपकी वैल्यूज़ को और आपकी जेस्चर को और आपकी अच्छाई को या आपके जो आप समाज के लिए कर रहे हैं उसको समझ ही नहीं सकते। आप आज किसी को जैसे कुछ भला करने चलो तो उसमें ऐसा होता है कि लोगों को लगता है पता नहीं इसका तो अपना कुछ फ़ायदा है। अब आपने कहा पेड़ पे पैसा उगता है, तो आज यंग जनरेशन, और मैं खुद अभी एक जगह गया था और मैं देख के आया कि वाटरपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसे, तो ट्यूबें लगी हुई हैं और एक एक पेड़ पे 15-15 किलो टमाटर उग रहा है। और इतना ज़्यादा टमाटर था वो कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते।
और इतनी मतलब छोटे से 15 बाय 15 के कमरे में। तो लोग ना सिर्फ मजाक बनाना जानते हैं, व्यंग करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दूसरे आदमी से हम कुछ आइडिया लेके शायद इस जैसे या इससे बड़े बन जाएं। हार्ड वर्क को कोई वैल्यू नहीं करता। हार्डवर्क को नहीं करता। और पैसे की बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है आई थिंक गल्फ कंट्रीज़ में है। मैं अभी दुबई गया था। आप दुबई गए नहीं? मुझे तो सुनने में आया कि आप दुबई शिफ्ट ही हो गए हैं। नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ। मैं अभी मेरा जो बिगर प्लान है इंडिया में, तो मैं आईपीओ लिस्ट करूँगा, बट एक अगर बड़ा प्लान की बात करूँ तो मेरे को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी अपना लिस्टेड कंपनी चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी से बिल्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो आपने दुबई ही क्यों चूज़ किया, लंदन क्यों नहीं चूज़ किया? लंदन का वीज़ा नहीं मिल रहा था मैम। मतलब वहाँ के वीज़ा के लिए ऐसा है 3-4 बार आईटीआर दिखाओ, ठीक है, और मैं तो अभी 21 का हुआ, 2 आईटीआर है, अभी तीसरी आईटीआर फाइल होगी, और उसके बाद उसकी फ़्लाइट भी लाख लाख रुपए की, और लंदन में मेरे कनेक्ट्स नहीं है। दुबई में इंडियंस ज़्यादा रहते तो मेरे कनेक्ट्स हैं। मैंने सोचा दुबई एक हब भी अच्छा है। फिर जब वहाँ गया तो पता चला लोगों की खुद की बैंक है। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। ये इसको अगर मैं सिग्निफाई करूं तो वो दुबई का नाम आ सकता है इसमें, क्योंकि ये गाना बना ही वहाँ के लिए, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। वहाँ रिचनेस दिखती है हर चीज़ में। वहाँ रिचनेस नहीं है, वहाँ के लिए ये कॉमन है। इंडिया में ले दे के आप देखोगे कि आप कोई गांव में जाओगे, मर्सिडीज तो दिखने नहीं वाली। वहाँ तो मर्सिडीज टैक्सी में यूज़ हो रही है। और वहाँ तो लोग इंजन स्टार्ट ही रखते हैं हाँ, कार्स का। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद किसी के पास स्पोर्ट्स कार होगी। हर 1-2 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई आपको बिलियनर मिलेगा। मिलियनर तो सभी है वहाँ पर। इट इज़ समथिंग गल्फ कंट्रीज व्हाट आई फील इज़ कि अगर आप गरीब हो तो वो आपको अलाउ नहीं करते, आपको बहुत दूर रखा जाएगा। एंड जब तब पैसे के बारे में मुझे जो बात समझ में आई कि अभी अभी तक हम लोग क्या सोचते थे, सर्वाइवल हो जाए, घर का खर्चा निकले, डेली खर्चा निकले, लाइफस्टाइल मैनेज हो जाए। सर्वाइवल के बाद कुछ लोग जाते हैं कि वेल्थ क्रिएशन हो जाए, चलो अब इन्वेस्ट करेंगे, जॉब वॉब लग गई है। उनका माइंडसेट ही अलग है। वो वेल्थ क्रिएशन में भी नहीं है, वो है वेल्थ प्रिजर्वेशन में, कि अब मैंने 2000 करोड़ सूखे बना लिए हैं, अब इसको पार्क कहाँ करें। तो किसी ने खुद की बैंक खोल ली स्विट्जरलैंड में जाके, किसी ने अपना पैसा गोल्ड में रखा हुआ है पूरा, किसी ने पूरा कोई क्रिप्टो पे डाल रखा है। मतलब बहुत ही अलग है। हम लोग जहाँ तक सोचते हैं ना इंडिया में, दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, वहाँ से उनकी चीज़ें चालू होती हैं। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का डेली टर्नओवर 1 लाख करोड़, फोरेक्स का डेली टर्नओवर 7 लाख करोड़। इंडिया में क्या होता है, किसी ने ऑर्डर डाला, वो एक्सचेंज को चले गया। फोरेक्स में क्या होता है, किसी ने ऑर्डर ऊपर लगाया ट्रेड करने के लिए, ब्रोकर सोचेगा ये अगर प्रॉफिट करेगा तो मेरा लॉस होगा, तो मैं ऊपर भेज देता हूँ एक्सचेंज को। एक्सचेंज को लगेगा कि नहीं, ये तो ट्रेडर लॉस ही करने वाला है, छोड़ दो, क्यों ही भेजना ऊपर। तो एक्सचेंज अपने रिस्क में वो ऑर्डर ऊपर भेजेगा ही नहीं बैंक को, बोलेगा ट्रेडर का तो लॉस ही होगा, रहने दो। अब एक्सचेंज को लगा कि नहीं, शायद हो सकता है इसका प्रॉफिट हो जाए, तो वो बैंक को भेजेगा। मतलब वो दुनिया इतनी बड़ी है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। और क्रिप्टो की दुनिया भी बहुत बड़ी है वहाँ क्रिप्टो पर। की दुनिया भी बहुत बड़ी है। मतलब डब्बा जो चल रहा है वो ये है कि जो ब्रोकर आपको दिख रहा है फॉरेक्स करता हुआ, वो पीछे अपने सौदे कहीं उतरते ही नहीं है, वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे ही है। हाँ, मैंने ये अभी एक्सप्लोर क्योंकि किया ये उसके सारा। पीछे एक थ्योरी है कि 90% लोग तो नुकसान में ही हैं। तो जो आप नुकसान ले रहे हैं वो किसी को फायदा ही हो रहा है। तो उसने सोचा कि भाई ब्रोकर ऑर्डर में डालूंगा ही नहीं। ऑर्डर डालो ही मत। और इसी के वजह से फॉरेक्स ब्रोकर बंद होते हैं। 1000 में से 3 लोग तो पैसा कमाएंगे, और वो 3 लोग ब्रोकर को बर्बाद कर देते हैं। ब्रोकर को लगता है ऑर्डर ऊपर नहीं डालता, इधर ट्रेडर बहुत कमा लेता है। जब बहुत ज़्यादा ट्रेडर कमा लेता है, विड्रॉल लगाता है, ब्रोकर विड्रॉल नहीं देता, मार्केट में न्यूज़ आती ब्रोकर ख़राब है, तभी बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स बैन हो जाते हैं। और इंडिया में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे ही हाँ। इलीगल है। नहीं, इलीगल और लीगल नहीं है। जीरोधा के अंदर, फायर्स के अंदर, सब में फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। इंडिया के कंप्लाइंसेस अलग हैं कंपेयर टू नहीं, ग्लोबल बट अभी तो कंप्लाइंसेस। वो आ गया ना, कुछ आपके फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर आप यूएसडी INR कर सकते हो। नहीं, अब बंद हो गया है शायद। वो अब मतलब अभी अपडेट फॉरेक्स देखना ट्रेडिंग अभी पड़ेगा। बंद हो गई है कुछ दिन पहले। जो इंडिया में था, आरबीआई का एक रूल आया और उस दिन के बाद से नहीं, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो बट इंडिया में फॉरेक्स अकॉर्डिंग बंद टू हो गया है। 2024 जनवरी, लेट्स से दिस, फॉरेक्स ट्रेडिंग 9 से 3 इंडियन मार्केट आवर्स में आप कर सकते Exactly, थे। 9 तो to 5। हाँ, 9 to 5। तो उस टाइम का अगर हम डेटा लें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल था। तब तक इंडिया में लीगल था, अभी कुछ नए अब लॉज कुछ आए नए हैं। लॉज आए हैं तो वो नहीं पता मुझे। इसके बाद
जब मैं और कंट्रीज ट्रैवल करने लगा तो मुझे पता चला यूनिकॉर्न बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बोल रहे होगे यूनिकॉर्न बनाना कैसे बड़ी बात नहीं है। यूनिकॉर्न का मतलब हजार, यूनिकॉर्न करोड़ कंपनी, यस, मतलब $1 मिलियन कंपनी, बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन, $1 बिलियन। यस। अभी मतलब लोग बोलते हैं बहुत बड़ी बात है, बट मैंने इसका एक मैथ समझा कैसे होता है। कैरेबियन आइसलैंड्स में मैम आप करोगे आपकी कंपनी रजिस्टर, दुबई में सर आप करोगे आपकी कंपनी रजिस्टर, ठीक है, आप दोनों कपल हो तो रिलेशन सेम है। मैम ने दिखा दिया पब्लिक में कि मैम की कंपनी से आपको फंडिंग आई है एक, मान लो $100 मिलियन की, एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। मैम ने 10% एक्वायर किया, आपकी वैल्यूएशन हो गई $1 तो हमारे बिलियन। पास है कहाँ कंपनी वहाँ पे, और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पर हाँ एग्जाम्पल अच्छा होता रहा है, सुनने में मजा आ एग्जाम्पल रहा अच्छा है। है यार, तू ऐसे ही बोल, भगवान करे तेरी जीवा पे सरस्वती हो और हमारी वैल्यूएशन बढ़ हाँ जाए। मतलब थोड़ी और भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपका $1 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव हो गया, मैम ने आपको 100 मिलियन दिखा दिया है, लेकिन अब कोई तो ये नहीं मतलब उसमें पूछता। हम ये भी कर सकते हैं कि मैडम जैसे काम कर रही हैं, इनकी 1,000 करोड़ की कंपनी है, और उसमें ज़रूरी तो नहीं है 10% लिया जाए, वो एक जितना भी करोड़, ले ले, 1 करोड़ की भी ले तो सकते हैं हम। आप दोनों कपल हो और दोनों की अलग अलग कंपनी है, एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन हुआ है, बस आपने सोशल मीडिया पे पीआर डाल दिया कि भाई हमने फंड किया है, कैरेबियन आइसलैंड की कंपनी से दुबई की कंपनी को फंडिंग गई है, ये रहे इनके इन्वेस्टर, ये रहे जिनकी कंपनी थी, यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। अब बाकी आपको तो पता है सर, मीडिया तो आपको पता है कैसे काम करती है, आर्टिकल और ये सब जितने सब बिके हुए, तो पीआर तो ऐसे भर भर के आती है। यूनिकॉर्न कंपनी 50-60 आर्टिकल्स, पूरे गूगल यूट्यूब में सारे इन्फ्लुएंसर्स को चले जाता है पेमेंट, वो डाल देते हैं एक नई कंपनी यूनिकॉर्न। मतलब व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग द कंट्रीज, इतने सीक्रेट्स हैं। मुझे लगता था आज तक मैं वेल्थ क्रिएशन मोड पे हूँ, सर्वाइवल वाली ज़िंदगी चले गई कि रोजी रोटी नहीं आ रही है, वेल्थ बनानी है मेरे को। अब मैं जब लोगों से मिलता हूँ बोलते हैं वेल्थ प्रिजर्वेशन करना है, एक नया टर्म है एक ये। नया टर्म है वेल्थ प्रिजर्वेशन करना है, कि भाई कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहीं कोई छू ना पाए उस पैसे को। तो और उसको प्रिजर्व करने के लिए सबसे अच्छा क्या है? जो मैंने देखा कि दुबई में, मैंने सुना बहुत लोगों से, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब देखा, बहुत सारे सोर्सेज से मैंने देखा, तो पीपल आर पुटिंग देयर मनी ओवरसीज इन मल्टीपल कंट्रीज, नॉट इवन वन कंट्री। पानी के बीच में पैसा रख रहे हैं, बहुत सारे यॉच होते हैं जहाँ पर पैसा रखा जाता है, आप देखोगे बहुत सारे बिलियनर्स ओन करते हैं। पानी के नीचे भी ये लोग गोल्ड बाय बाय करके कहीं कहीं पर छोड़ रहे हैं, आइलैंड्स, प्राइवेट आइलैंड्स में लेते हैं, वहाँ पर अपना पूरा गोल्ड पार्क कर रहे हैं ताकि कभी कुछ हो जाए, और क्रिप्टो में रख रहे हैं अपना पैसा। मेजरली तो क्रिप्टो में ही आजकल सुनने में आ रहा है। हाँ, क्रिप्टो में भी ऐसा है कि 2030 में मुझे ऐसा लगता है या तो बैंक्स होंगे या तो क्रिप्टो होगा। आज से 6-8 साल बाद या तो बैंक्स होंगे या तो क्रिप्टो होगा, और मुझे ज़्यादा लगता है क्रिप्टो होगा, क्योंकि यूएस ने बिटकॉइन के ETF को अप्रूवल दे दी है, विच इज़ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड बोल लो। तो अब जब इतने ज़्यादा रेगुलेशंस आ रहे हैं, इंडिया में भी बाइनेंस को अलाउ कर दिया कि आप फाइन पे करो, काम चालू कर दो, तो जब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 8-10 साल बाद क्रिप्टो विल बी लीगल एंड इट विल बी अ बिग गेम, तो लोग यहाँ पर पैसा पार्क कर रहे हैं अपना। और दुबई में तो ऑलरेडी ये चल ही रहा है। दुबई में तो क्रिप्टो से आप घर खरीद सकते हो, घर इट इज़ लीगल ओवर देयर। आप क्रिप्टो के ATM से, मैं मरीना बे गया हुआ था, साइकिल चला रहा था, एक दुकान दिखी, वो दुकान का ऐसे ATM होता है ना, वैसे ATM का डोर खोला, वहाँ पर लिखा था आप क्रिप्टो दो, दिरहम्स लो। ये है मरीना बे में। पर उनका विजन कितना आगे चल रहा है। वो हर चीज़ कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं, और तभी मैं ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है वेल्थ का एक सीक्रेट भी है। मैं जैसे एक गांव में रह रहा था, गांव ही 5 गुना ग्रो नहीं कर रहा, तो मैं कैसे ग्रो करूँगा 5 गुना। वहां से निकलना तो पड़ेगा। निकला, रायपुर आया, सिटी आया, सिटी अगर 5 गुना ग्रो नहीं करी, सिटी के लोग ग्रो नहीं कर रहे 5 गुना हर साल, तो फिर मैं कैसे करूँगा। तो फिर मैं मुंबई दिल्ली चालू किया। अब यहाँ के लोग ही अगर 5 गुना हर साल नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो मैं उनके साथ रह के तो ग्रो कर नहीं सकता, तो फिर मैंने दुबई ट्राई किया। और लास्ट होता है मोरक्को। मोरक्को में हर बंदा बिलियनर मिलेगा आपको। वहाँ तो अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो वहाँ आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में हो कि गुजारा हो जाए, बहुत बड़ी बात है। मोरक्को इज एट द टॉप, मतलब सिर्फ कसिनो, सिर्फ लोग जो पैसा बना चुके हैं और सिर्फ उनको उड़ाना आता है पैसा, दैट्स इट, वो लोग हैं। तो तो मतलब ये सब चीज़ें मैं आपका सीख रहा हूँ। टारगेट वही है। नहीं नहीं, वो टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है कि टॉप बिलियनर्स की लिस्ट पे आना है, दैट्स इट। आपने जैसे अभी आपने अपना बिजनेस बताया कि आप थोड़ा बहुत प्राइवेट जेट में भी वो करते हैं, आपका क्या स्पेस टूरिज्म में जाने का कुछ विचार है? हाँ, मैं आजकल बहुत इन एलॉन है। मस्क की स्पेसएक्स के एक्स पे बेस्ड मेरी कंपनी है, अमरेवेक्स। तो आई लव दैट एंड आई फॉलो एवरीथिंग दैट दैट पर्सन डज। और उन्होंने भी इतना सिस्टम बना दिया, आप मूवीज़ पे देखते हो ना कि
एनिमेशन में दिखाता है एक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी होता है जो पूरे देश को कंट्रोल करता है, वो टॉप पे बैठता है एक टावर पे। ये होने वाला है। उन्होंने अपना न्यूरोलिंक लॉन्च किया जो दिमाग से कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकता है, प्रैक्टिकली प्रूवन है, एक इंसान के दिमाग पे कुछ चिप फिट की लैपटॉप चल रहा है। उन्होंने स्टारलिंक लॉन्च किया, पूरे ग्लोब को सैटेलाइट से वो कर दिया, अब हर बोट के ऊपर भी इंटरनेट चल रहा है। पहले था कि टावर लगाना पड़ता था, वो ऐसा कर रहे हैं कि सीधा फ़ोन जी ऊपर से सैटेलाइट से इंटरनेट चला सकते हो। पहले क्रूजेस पे नेटवर्क नहीं हाँ, आता क्रूजेस था। पे नेटवर्क नहीं आता था, अब क्रूजेस पे इंटरनेट आ रहा है। तो लोग कोई क्रूज में बैठे हैं जो पानी में कोई बहुत दूर है, आसपास कोई लैंड नहीं है, वहाँ इंटरनेट चला के अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले पॉसिबल कर दिया कि सबसे हैवी रॉकेट 10,000 टन का कुछ होगा उसको वो स्पेस पे भेज रहे हैं। अभी 4th ट्रायल हुआ है गेस, वापस भी आ गया वो पूरा। तो आई थिंक 2 years 3 years डाउन द लाइन देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड एंड देयर विल बी वेरी न्यू थिंग्स। वो पूरा सिस्टम बना लिया ना, इंटरनेट का कंट्रोल उनके पास है, न्यूरोलिंक का कंट्रोल उनके पास है। ऑटोमेटेड कार्स अगर उनको मार्स में चलानी है, इंडिया में तो वहाँ तो चली रही है यूएस पे टेस्ला, तो वो मार्स पे भी चलाएंगे। तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं भी अपनी एक आध कंपनी तो रखूंगा उधर, स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म। अगर हम बात करें पैसे की, तो चलो आपने पैसा तो कमा लिया, सो हाउ यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन? गॉट इट। क्या आपके फ्यूचर विज़न हैं या क्या आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है? ओके। दूसरा, अभी तो आपको मतलब दुबई सुहाना लग रहा है, तो ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो आप हमें बता सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मैं दुबई जाता हूँ तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? मतलब व्हाट आर द थिंग्स विच आर पुशिंग यू टू दुबई और लंदन और आउट ऑफ कनाडा। इंडिया? गॉट इट। ठीक है, क्योंकि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आईपीओ तो मैं इंडिया में ही लाऊंगा, हाँ जी। तो पैसा यहाँ से आऊँगा, मतलब कमाऊँगा, खर्च वहाँ करूँगा या लाइफ वहाँ जीऊँगा, ये बात मतलब ये इक्वेशन थोड़ी सी गॉट इट। मेरे को डिस्टर्बिंग लग रही है। नहीं, मैं बताता हूँ सर। सो मेरे को ग्लोबल जाना था डे वन से। मैंने जब अपना जर्नी चालू किया तो मैंने देखा था टॉप 10 बिलियनर्स लिस्ट। मैंने एक चीज़ समझ ली कि एक कंट्री से अगर आपका पैसा आ रहा है तो बिलियनर बनना बहुत मुश्किल है। यू शुड हैव इनकम सोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। तो वो बेस बनाने के लिए मैं दुबई से थोड़ा नॉलेज ले रहा था कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्या होता है। इंडिया के अंदर पहला गोल अभी 5 years डाउन द लाइन होगा कि मैं एक आईपीओ लॉन्च करूं। आईपीओ लॉन्च करने के लिए मुझे एटलीस्ट 100 करोड़ का कैश फ्लो चाहिए मेरी कंपनीज के अंदर। अगर मैं 100 करोड़ की सेल्स कर पा रहा हूँ इंडिया में, अगर पैसे आ रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट में, तो मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च कर सकता हूँ। उसके पहले भी मैं प्राइवेट इशू लॉन्च करूँगा। सो कैसे होता है, 100% इक्विटी मेरे पास है। मैंने आप दोनों को बोला कि आप मेरी कंपनी में हिस्सेदारी ले लीजिए, 10% मैं आपको देता हूँ, 5% आपको, 5% आपको। फिर मेरे बहुत सारे लोग बोलने लगे रिश्तेदार कि मुझे भी दो। तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है प्राइवेट इशू में 200 इन्वेस्टर से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, नहीं तो वो तो पब्लिक हो गया ना। प्राइवेट इशू थोड़ा सा लॉन्च करने के बाद वी विल गो पब्लिक। जब यहाँ पब्लिक हो चुकी होगी कंपनी, फिर मैं ग्लोबल ब्रांड अभी से बना रहा हूँ दुबई के अंदर, मेरी फ्रीलांसिंग कंपनीज हैं, तो उसको मैं न्यूयॉर्क एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च करूँगा, जिससे कि मैं एक ग्लोबल ब्रांड बन जाऊँगा, जिसमें मेरी मल्टीपल सब्सिडरीज है, फ्रॉम फार्मिंग टू अकेडमी टू अ मीडिया कंपनी टू अ एविएशन कंपनी। तो किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए मेरे पास है, आप ट्राई करके देखो। एंड इससे कि ऐसा होगा जैसे अडानी, अंबानी, गोदरेज हैं, बिरलाज हैं, बिरलाज ने अभी पेंट भी लॉन्च कर दिया। तो एक ग्लोबल ब्रांड है और सारी चीज़ों को फुलफिल करता है जो भी कस्टमर को चाहिए, तो मेरा भी एंड गोल वही है। और अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें, तो आपने क्या एजुकेशन हासिल कर रखी है? सर मैं 10th के बाद मेरे को स्कूल पसंद नहीं था टू बी ऑनेस्ट। 10th के बाद घर वालों ने बोला JEE करना पड़ेगा, IIT। हमारे रिश्तेदार बोलते थे IIT अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है। प्रेशर था घर से थोड़ा सा कि IIT करना है। तो फिटजी करके कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मैंने बोला वहाँ लगवा दो कि स्पेसिफिक वो IIT के लिए पढ़ाई कराते हैं, शायद हो जाए मेरा। और एक रीज़न और था जो शायद अभी घर वाले देखेंगे तो मारे भी, वहाँ पर मंडे भी छुट्टी मिलती थी, संडे मंडे 2 दिन अच्छा, छुट्टी। मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड आपकी वहीं थी। तो मैंने बोला संडे मंडे छुट्टी होगी, मैं कंप्यूटर ज़्यादा चला पाऊंगा। तो मैंने 11th तो वहीं से किया। 11th में मेरे 43% आए, क्योंकि जस्ट पास हुए। वो पढ़ाते थे फिटजी का, पूरा JEE का, और एग्ज़ाम आया था CBSE का। उधर कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो जितना बना 43% आए। 12th में लकीली कोविड था, तो
अपने आप मार्क्स आ गए, मैंने तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके बाद ऐसा था कि मुझे नहीं पढ़ाई करनी, और क्योंकि जेईई में मार्क्स भी ख़राब थे मेरे, तो कोई चांस भी नहीं था कि मुझे कोई कॉलेज मिले। मैंने घर में रिक्वेस्ट किया कि मैं यूट्यूब से तो कमा ही रहा हूँ, मैं 30-50 हज़ार महीने ले आता हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दे के देखो, मैं 1-2 लाख पे ले जाऊँगा, फिर आप लोग बताना। और सक्सेसफुल था मैं, 2-4 बार फेल हुआ लेकिन सक्सेसफुल था, तो घर वालों को समझ गया कि ये कमा तो लेगा, इसको देते हैं टाइम, तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला मेरे को, फिर मैं खींच के आ गया। और अगर बात करें इसके बाद, आप क्या पूछे थे क्वेश्चन? अब जैसे आपने बताया कि आपने स्कूलिंग जैसे तैसे करी हाँ, 12th में, उसके बाद कॉलेज का, कॉलेज का। तो मेरे को कॉलेज भी नहीं जाना था। आपका मन नहीं करता कि थोड़ा सा कॉलेज में जाएं, फ्रेंड्स बनाएं, थोड़ा सोशलाइज करें, एक कॉलेज लाइफ एंजॉय करें? मैं उस टाइम तो इंट्रोवर्ट था, अभी थोड़ा पब्लिक पे आया जब से लोग जानने लगे, तो उस टाइम पे ऐसा था मेरे को कॉलेज नहीं जाना था, क्योंकि मैं अपनी कंप्यूटर की दुनिया में बहुत खुश था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप पहले इंट्रोवर्ट थे और अभी आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म में आया तो मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हुआ है, तो ये पैसे का कॉन्फिडेंस हाँ, है ना? बिल्कुल। यस। मतलब मनी मेक्स यू फील मोर। अभी उस टाइम पे जब लोग मेरे को मोटा बोलते थे, तो मेरे को लगता था कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। अभी लोग मेरे को बोलते हैं कि ये कुछ भी बोल रहा है, ये मोटा है, मुझे पता है कि उन्होंने नहीं कमाया तो वो मेरे को बोल रहे हैं, वो जब मेरे लेवल पे आएंगे बोलेंगे तो साथ वाला है तो मेरे को अब फ़र्क नहीं पड़ता। और कॉलेज नहीं जाना था, तो मम्मी ने बोला डिग्री तो चाहिए बेटा, शादी नहीं होगी। तो फिर मैंने बोला क्या किया जाए, तो अमेठी नोएडा में मेरा अभी भी 6th सेमेस्टर चल रहा है, 2024 जुलाई लास्ट सेमेस्टर है मेरा, बीबीए ख़त्म हो जाएगा, ऑनलाइन चल रहा है पूरा, कॉलेज नहीं जाना होता। साइंस से आपने फिर बीबीए पे स्विच कर लिया। मैंने बोला बीबीए बेसिक होता है, फिर एमबीए होता है, तो यही कर लेंगे। तो मेरे को टाइम चाहिए था अपने काम के लिए, तो मैंने बीबीए अमेठी नोएडा ज्वाइन किया। 50,000 रुपये पर सेमेस्टर, 30-40 हज़ार ये फीस लेते, मैं खुद ही पे करता हूँ। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 आराम आराम से दिया। अभी 6 सेमेस्टर में 3 एग्ज़ाम है, मान के चलो सितंबर तक बीबीए की डिग्री आ जाएगी। ये तो ग्रेजुएशन हो गई तो आपकी। शाश्वत ग्रेजुएशन हो गई। परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? परिवार में एक बहन है, डॉक्टर है। बड़ी हैं आपसे? हाँ हाँ, बड़ी है, मेरे से बड़ी है, 25 की हैं वो। उसके ऊपर आते हैं मेरे भैया, 27 के हैं वो। तो पापा भैया क्या को करते हैं? वो पापा को वो उन्होंने भी एमबीए वगैरह किया, और दीदी ने भी एमबीबीएस किया, तो मेरे ऊपर प्रेशर था पढ़ाई वढ़ाई का। बहुत ज्यादा होगा। हाँ, तो लेकिन जो ऊंचाइयां व्यवसाय में और जो ऊंचाइयां बिजनेस में या समाज में या सोशल मीडिया पे आपने हासिल कर ली, वो शायद उस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाए। हाँ सर, ऐसे मतलब मैं जैसे अपनी दीदी से बात करता हूँ कि चलना, मैं उनको बोलता हूँ आप डॉक्टर तो हो, एमबीबीएस की डिग्री है, लाइसेंस है, सब है, 1000 बेड का एक हॉस्पिटल खोलते हैं, फंडिंग वगैरह मैं ले आऊँगा। तो शी इज़ लाइक कि नहीं, मेरे को लोगों की हेल्प करना है, मेरे को ये बिज़नेस के लिए नहीं करना। मैं बोला आप लोगों की हेल्प करना, लेकिन एक 1000 बेड का हॉस्पिटल होगा, अमरेवेक्स हॉस्पिटल्स। पैसा होगा तो आप लोगों की ज्यादा हेल्प कर हाँ, पाओगे। तो If you- लेकिन उनका ऐसा है कि नहीं, मेरे को उतना बड़ा नहीं करना, मेरे को थोड़ा सा पीसफुल लाइफ चाहिए, मैं भले 10 लोगों की हेल्प करूं और कुछ गलती ना करूं। तो उनका परफेक्शन है, 2 लोगों की हेल्प करूं, परफेक्ट करूं। 1000 में क्या होगा कि शायद हो सके परफेक्ट ना हो पाए। तो तो जो टॉय कार आप नहीं खरीद पाए थे बचपन में, अब आपके पास 2 कार्स हैं, BMW मर्सिडीज गाड़ियां हैं। गलती की मैंने वो एक लेके, बट अच्छा, हाँ है वो गलती क्यों है? सर। अब जब मैं जैसे दुबई गया, जी मुझे समझ में आया कि वहाँ कार्स बहुत सस्ती हैं। जी जी। इंडिया में भी पता था, बट वो जिद थी कि नहीं चाहिए मुझे, लोन मिल रहा था तो ले ली। दुबई में ऐसा समझ में आया कि वही कार मैं रेंट में लेके कितना चला सकता था। 1 महीना चलाया, पसंद नहीं आई, दूसरी ले ली, न एक बार फिर चलाया, नहीं पसंद आई, तीसरी ले ली। अब इंडिया में क्या होता है कि एक तो कार बहुत महंगी है, टैक्सेस और इन सब की टैक्सेस वजह आर से, टू हाई। विच इज़ ओके, चलो इंडिया को फंक्शन करना है। मुंबई के अंदर आरटीओ 20% है, रोड टैक्स 10% छत्तीसगढ़ में। मैंने Z4 ली थी, लोन पे है अभी गाड़ी, 44 लाख कार की कॉस्ट है यूएस के अंदर। मैंने 22% सेस दिया, मैंने 28% जीएसटी दिया, 10% आरटीओ दिया। कार की एक्स शोरूम वैल्यू बन गई 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ की एक्स शोरूम वैल्यू पे मैंने आरटीओ 10% दिया, तो 1 करोड़ 10 लाख, फिर 2-3 लाख का पीपीएफ, ट्रांसपोर्ट, ये करते करते फिर बैंक लोन करके अगर मैं 5 साल का इंटरेस्ट देखूँ तो मुझे वही 44 की कार 1.5 करोड़ रुपए की पड़ी सर। अब मैंने सोचा ये 1.5 करोड़ भी चलो मैंने दिए, मैं 5 साल में बैंक लोन का ख़त्म कर दूंगा, तो मैंने 1.5 करोड़ दे दिए। इस 1.5 करोड़ को कमाने के लिए सर मुझे एटलीस्ट 4 करोड़ अपने बैंक अकाउंट पे रखने होंगे। जब मेरी 4 करोड़ की रेवेन्यू होगी, मेरे अकाउंट पे आएंगे, मैं 18% जीएसटी दूंगा गवर्नमेंट को, 30% इनकम टैक्स दूंगा, तो मेरे पास सूखा 2 करोड़ बचेगा, जो हम बोलते हैं पोस्ट टैक्स मनी, टैक्स बचाने के, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा। अब उस 2 करोड़ में मैं क्या लेके आ रहा हूँ, एक 1.5 करोड़ की कार जिसकी एक्चुअल वर्थ थी 44 लाख रुपीज़। तो जब मैंने इतना मैथ्स किया तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली इंडिया में 1 करोड़ की चीज़ के लिए 5 करोड़ देने पड़ते हैं।
विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ग्रोन अप नहीं है कंपेयर टू अदर लाइक जापान, टोक्यो, चाइना, ये सब। तो ठीक है हम टैक्स दे रहे हैं, बट यही चीज़ लगा कि दुबई में हो सकता है मैं 2 महीने रहता, रेंटल में गाड़ी चला लेता। मैंने यहाँ घर लिया इंडिया में ऑन पेपर, वहाँ पर ये हुआ कि मैं घर तो ले लिया, मैं उस घर में खुद नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा था कि घर भी पहले जब तक आप सेटल नहीं हुए हो नहीं खरीदना चाहिए। तो ये मेरी 2 गलती थी कि मैंने कार्स ले ली और घर ले लिया। जल्दी नहीं करना चाहिए, रेंटल चला लो ज़्यादा बेटर है, या छोटी कार चला लो। अब ऐसा हो गया है कि नॉर्मल कार इज़ ओके, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं होता कि मैं ये करूँ वो करूँ। पहले ऐसा था खाली रहता था, चलो कार लेके चलो। तो एक माइंडसेट में ये शिफ्ट आया है। एम्बिशंस आगे और क्या क्या हैं? चलो गाड़ी तो हो गई, घड़ी भी हो गई, आईपीओ भी आ गया मान लो। आईपीओ आने के बाद मैम मेरे को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग चाहिए। मैं एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहता हूँ। एक सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ अमरेवेक्स पावर कर रहा हूँ कि हमारे पास 10 गीगावाट या 100 मेगावाट के जो भी सोलर पावर प्लांट्स हैं, मेरे पास अमरेवेक्स फार्म्स भी होना चाहिए कि कल को कोई बोले कि हीरे का रेट क्या है तो वो अमरेवेक्स फार्म्स बताएगा, क्योंकि उसके पास मेजर सप्लाई है। जिसके पास मेजर सप्लाई होती है किसी भी चीज़ की, वो रेट कंट्रोल करता है। तो कल को ऐसा हो कि टमाटर के रेट 200 जा रहे हैं, इंडिया में जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों के घर में खाना नहीं बनता, जबकि वो बेसिक चीज़ है। तो एक कोई होना चाहिए कि हाँ अमरेवेक्स फार्म्स ने थोड़ा लॉस बुक किया बट लोगों की हेल्प कर दी, ना चाहते हुए भी मेरी अगर प्रोडक्ट्स निकलेंगे तो लोगों की हेल्प होगी। किसी को कुछ सीखना हो तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, और मैंने कभी भी अपने कोर्सेज 2500-3000 के ऊपर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है लोगों का ट्रेडिंग में लॉस होता है। कुछ ही लोग, कोई भी फील्ड हो सबका कहीं ना कहीं लॉस होता है, बहुत कुछ लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते, कोई भी फील्ड। तो मैंने हमेशा लो प्राइस रखा। तो उस कंपनी में भी मल्टीपल फील्ड, चाहे आपको रोबोटिक्स दिखना है, मशीन लर्निंग, एआई, कुछ भी हो, सबसे सस्ते कोर्सेज होने, जैसे यूडमी है ना 500 रुपीज़। तो एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है, दैट इज़ माई गोल। आपके ये स्टॉक ट्रेडिंग के कोर्सेज हैं जैसे हाँ शेयर जी, मार्केट रिलेटेड, आप फार्मिंग भी करते हैं, हाँ तो आप जी, फार्मिंग के कोर्सेज भी लॉन्च करने की सोच रेडी रहे है, हैं? लॉन्च्ड है। लॉन्च्ड है? यस। तो उसमें आप क्या बताते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर डालना सो है? एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कुकुम्बर है, उसको खीरा बोले। अब उसकी फसल क्या होती है, तो हमने जैसे 5-6 तारीख को लगाया, वो आप एनी टाइम लगा सकते हो, गर्मी की भी फसल होती है, बारिश की भी हमारे फसल घर में होती लग है। जाएगा? हाँ, अब आप या तो सीड ले आओ, 400 रुपये का सीड आता है, एक 10 ग्राम का पैकेट आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बीजे से हम नहीं उगा पाएंगे, तो नर्सरी आती है, 5 रुपये का एक छोटा सा सैपलिंग आता है, पेड़ आ जाएगा। मैंने नर्सरी ले ली। अब हम आगे गए तो समझ में आया फर्टिलाइज़र होते, तो इंडिया में बहुत मिथ है कि बहुत टेक्निकल काम है ये, उतना टेक्निकल नहीं है। एनपीके करके फर्टिलाइज़र की बोरी आती है, आपका ये हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, बस इसी के अलग अलग रेशियोज़ हैं। रूट स्ट्रॉन्ग करना है, पेड़ लगाया है तो 19-19-19 के रेशियो में डलता है। फ्रूट्स चाहिए तो 13-0-45 ऐसा कुछ डलता है, वो पूरी कॉपी में मैंने बनाई हुई है। और इसी के अलग अलग रेशियोज़ हैं। इसी में यूरिया है कि प्लांट को और ग्रो करना है। मिट्टी में अगर आपको लग रहा है न्यूट्रिएंट्स कम है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दो। फिर आते हैं कीड़े। सो हर प्लांट के खानदान होता है, जैसे कुकुम्बर खीरा हो गया, आपका लौकी हो गया, और आपका करेला हो गया। ये आप देखोगे मनी प्लांट वाले जैसे नार होते हैं ना, अब पता नहीं इसमें क्या बोलते हैं आप लोग उसको। क्लाइंबिंग? हाँ, तो वो क्लाइंबिंग प्लांट्स है जो रस्सी वस्सी में चढ़ जाते हैं, तो ये एक फैमिली से आते हैं तीनों। तो इन पे एक टाइप के कीड़े आते हैं। तोरई भी उसमें ही आती हाँ, है। तोरई भी उसमें आती है। तो उन कीड़ों की हमने स्टडी की, तो उसमें एफिड आता है, बीटल्स आते हैं, लाल कलर के बीटल्स होते हैं, एफिड आता है। माइल्ड्यू होता है कि पत्ता वाइट होने लगता है, वाइट माइल्ड्यू। येलो माइल्ड्यू मतलब पत्ता येलो होने लगता है। जिसपे एक पीछे बहुत, शायद तुम तो पैदा भी नहीं होगे, एक बीमारी चली थी कि लौकी पे कीड़ा चढ़ गया और तोरई पे कीड़ा चढ़ होता है गया। सर। तो ये सब की स्टडीज़ हमने डाली हुई कि अगर ये इंसेक्ट आए तो क्या केमिकल डाल के आप इसको भगा सकते हो, ऑर्गेनिक वे, नीम वीम का ऑयल वगैरह यूज़ करके भी, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करके भी। पर शाश्वत, मैंने आपके जो फेस एक्सप्रेशन से मैंने जज किया, आपको फार्मिंग बहुत फैसिनेट करती है, मेरे को मतलब बहुत यू पसंद है। यू आर हैप्पी टेलिंग अबाउट इट Yes. मोर देन द ट्रेडिंग, यू आर हैप्पी टेलिंग अबाउट द फार्मिंग पोर्शन। Yes, because I'm going to make my biggest money over here, I think. दूसरा, जो ये फार्मिंग तुम कर रहे हो, ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फर्टिलाइज़र है, दवाई वाली है, और आजकल जो ये चला हुआ है कि भाई ऑर्गेनिक खाओ, हेल्दी खाओ, तो सर, ये क्या है? 5 years डाउन द लाइन सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कैंसर हो रहा है,
बट आज के करंट डेट पे क्योंकि सबको बिजनेस भी करना है और मार्केट में सप्लाई भी रखनी है, उतने ऑर्गेनिक फार्म्स नहीं है, तो लोग नॉर्मल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स डाल के फार्मिंग कर रहे हैं। हर एक फार्मर फर्टिलाइज़र डालता है ग्रोथ के लिए ताकि उसका माल ज़्यादा बिके। हर एक फार्मर अगर कीड़ा लग जाए तो उस कीड़े को भगाने के लिए एक स्प्रे मारता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दैट, लोगों को लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब एक साल कुछ मत डालो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। दैट टर्म इज़ रॉन्ग। 10 साल तक वो मिट्टी खाली छोड़ दो जिसमें कोई भी केमिकल नहीं बिल्कुल डला है, यही सुना है तब मैंने। होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट लोगों को, नए लोगों को क्या लगता है कि वो फसल उगी है उसमें एक बार भी केमिकल नहीं डला है मतलब वो ऑर्गेनिक है। बट उसकी मिट्टी में तो 6 साल पहले डला था ना, तो वो इनऑर्गेनिक है। तो फिर तो ऑर्गेनिक फार्म्स तो होंगे ही नहीं, मतलब 10 साल तक जो किसी भी। नए लैंड्स है जो कभी यूज़ नहीं हुए फार्मिंग के लिए, तो उसमें केमिकल्स डले नहीं है टिपिकली, तो वो यूज़ हो सकता है ऑर्गेनिक के लिए। बट मेरे को लगता है वो बहुत दूर की बात है, कोई दवाई आ जाएगी उससे बेटर कैंसर के लिए। एंड क्योंकि इतने दिन तो कोई वेट नहीं करेगा ना कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएगा तभी हमारे और घर खाना महंगा भी तो बनेगा। है ना इतना। महंगा भी है। तो शाश्वत आजकल जैसे मैं बच्चों को देखता हूँ, सिगरेट, बीड़ी, वेप, वीड, काली, काली, एलएसडी, एमडीएमए, एमडीएमए, हैश, हैश, तो ये सब जो नशा या इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए यंग ब्लड, क्योंकि आपके पास तो इन सब का एक्सेस भी है क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं। आज एक बच्चा जो उतना अच्छा पैसा नहीं कमा रहा, उसके पास इसकी एक्सेस कम है, लेकिन जिसके पास एक्सेसिव ऑफ मनी है उसके पास तो हर चीज़ की एक्सेस है। सर एलएसडी वगैरह तो मैं नहीं करता, एक्सेस नहीं है। बट एनीथिंग, मैं ये अल्कोहल वगैरह तो मैं नहीं करता, या सिगरेट हो गया या बीड़ी गांजा, ये मारीजूना, एलएसडी, एमएसडी जो भी बोलते हैं। इसका अभी ना मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिज्ञासा जी के साथ, तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल आंसर बताया। हमें अपनी लाइफ में डोपामीन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन 3 केमिकल्स की बहुत ज़रूरत होती है। हम जब भी शुगर खाते हैं, मीठा पीते हैं, मीठा खाते हैं, तो डोपामीन लेवल्स बढ़ते हैं, हमें इंस्टेंटली अच्छा लगता है। सेम गोज़ विथ सिगरेट। आप जैसे सिगरेट स्मोक करते हो आपको अच्छा फील होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन अंदर जो बॉडी में हो रहा होगा। सेम वेपिंग में हो गया। अब क्या होता है, सिगरेट आप लाइट करोगे 10-5 मिनट चलेगी, फिर वो बुझ गया तो डोपामिन नहीं आया ना, आप खुश नहीं हो। वेपिंग एक नया टर्म आया है कि लोग वो करते रहते हैं, एक बार खींचो धुआं आ गया, फिर 2 बार खींचो धुआं आ गया, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, उनका एक ब्रेन सेट वैसा हो गया कि ये करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब कुछ लोग इसको कंट्रोल में करते हैं, जैसे दारू भी बहुत लोग पीते हैं, बिलियनर्स भी वाइन ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो एक लिमिट में करते हैं, सिर्फ ओकेशन में करते हैं। कुछ लोग जो एस्केप करना चाहते हैं, टाइम को स्किप करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, गांव में आप जाओगे तो गांव में दारू को पीते हैं, सस्ते दारू को पौवा बोलते हैं वहाँ पर, और वो पड़े रहते हैं 3-3 4-4 दिन, उनको कंट्री होश लिकर जिसे नहीं हम होता। बोलते हैं, जो देसी शराब। तो उनको 4 दिन होश नहीं होता, और वो इतना दारू क्यों पीते, क्योंकि एक तो एडिक्ट हो गए हैं, दूसरा वो लाइफ में कुछ करना चाहते कर नहीं पा रहे हैं, और उनको बस टाइम से एस्केप चाहिए, नहीं बात करनी किसी से, लाइक लेवल 3 ऑफ डिप्रेशन स्टेज टाइप। ना तो उन्हें अपनी जो ब्रेन सिचुएशन है उससे निकलना है, एग्जिट करना है, तो द बेस्ट सॉल्यूशन है इसके सो जाओ। हाँ, और अब इसको ठीक मैं कैसे करता हूँ, मेरे पास भी बहुत प्रॉब्लम आती है। कल पता चलता है कि एक हमने फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दिया था तो प्लांट छोटे में ही फूल देने लग गया। अब अगर उसमें फल लग जाता तब तो दिक्कत हो जाती ना, प्लांट तो छोटा है। तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते तो मेरे को भी टेंशन होती। तो इस टाइम पे आप अगर किसी से बात करोगे, एक्सप्रेस करोगे, तो आई थिंक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि अपने तक अगर आप रखोगे तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाता है इंसान। और मेरी मर्सिडीज़ कार का एक्सीडेंट भी इस वजह से हुआ। 1 महीना हुआ था गाड़ी लिए, मैं 4 थॉट्स लेके बैठा था ब्रेन पे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आगे गाड़ी आ गई, मेरे को पता नहीं चला। तो उस दिन ऐसा था कि मेरे को समझ में आ गया कि एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर मैं थॉट्स अंदर लेके बैठा रहूँगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग करता रहूँगा, तो काम नहीं चलने वाला। तो पैनिक अटैक्स भी मेरे को आने लगे थे। मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो मेरे को बोलता है डिप्रेशन है। मैं बोला कैसे डिप्रेशन हो सकता है, ये बर्नआउट होता है इसका टर्म जो होगा, कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया कोई काम में, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो दिमाग जो है बर्नआउट हो जाता है, उसको फ्री टाइम चाहिए थोड़ा। बट अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तो बना ही है दवाई लिखने के लिए, तो बोलेगा आपको डिप्रेशन है। बट इसका सॉल्यूशन फिर मैंने निकाला। मैं 150 दिन एक ही जगह से काम कर रहा था, मैं ट्रैवल बंद कर दिया था जनवरी टू मई, फिर जून से मैं निकलना चालू किया बाहर। तो फिर अभी ये, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि ये सब नहीं करके, बर्नआउट अगर हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है, प्रॉपर मेडिटेशन हो गया या किसी से बातें हो गई, ठीक हो जाता है। तो आपके जैसे, आप इतने रिच हैं,
इतने आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, आपका फ्रेंड सर्कल है? हाँ है। और अच्छा फ्रेंड सर्कल है? हाँ मतलब पहले तो ऐसा होता था कि मैं किसी को भी दोस्त बना लेता था। अभी मैं सिर्फ उन्हीं को दोस्त बनाता हूँ जो मेरे 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। या तो वो ह्यूमन कैपिटल है मेरा, या तो उसके पास बहुत पहचान है, या तो वो फाइनेंशियल कैपिटल है मेरा कि मेरे को कभी कोई प्रोजेक्ट चाहिए। कि लोग बोलते हैं नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे नेटवर्क की नेटवर्थ होनी चाहिए कि मैं अगर 10 लोगों को अभी कॉल करूँ, सबके सब मुझे 10 करोड़ एनी टाइम भेज दे, तो मेरे पास 100 करोड़ इमीडिएटली रेडी होंगे। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों से दोस्ती करता हूँ जिनके पास वेल्थ कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल। तो या तो फाइनेंशियल कैपिटल हो, या तो ह्यूमन कैपिटल हो, या तो सही में प्यार हो इंसान से कि हाँ भाई अच्छा इंसान है तू। तो 3 टाइप के दोस्त हैं मेरे और वही सर्कल है। तो दोस्तों ये हमारी चर्चा रही आज शाश्वत जी के साथ, जिन्होंने पढ़ाई तो इतनी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी की, लेकिन हाँ आगे इनका विचार है एमबीए करने का। लेकिन एक जो बात समझने वाली है, जो इस चर्चा का विषय रहा और जिस लिए आज ये इस कुर्सी पे बैठे हैं हमारे सामने, वो ये है कि इनके पिताजी एक दुकान चलाते थे जो कि स्पेयर पार्ट्स की थी, अभी भी चलाते हैं। लेकिन इन्होंने उस बिज़नेस में ना जाके अपने अलग अलग बिजनेसेस किए और एक बहुत छोटी पूंजी जो कि इनकी माताजी ने इन्हें दी 2-3 लाख रुपए की, उससे इन्होंने काम शुरू किया और आज ये 100 करोड़ की बातें कर रहे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पैसा होना, बड़ा पैसा होना आपके लिए एक बेहतर नींव रखेगा ये ज़रूरी नहीं है। आप पैसा, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, आपके पास एक विज़न है, आपके पास एक सोच है और एक आइडिया है जो कि दुनिया से हटके है, तो आप पैसा बना सकते हैं। तो आज की यात्रा बस यहीं तक, फिर मिलेंगे और नए गेस्ट के साथ चर्चा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक्स बोलते हैं शाश्वत जी को कि वो यहाँ आए और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की, हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ गाइड किया और इन्होंने अपने कुछ अच्छे बुरे अनुभव भी हमारे साथ शेयर किए। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शाश्वत, आपका इस एज में इतना क्लियर विजन होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा बच्चा जो 21 इयर्स का है वो कितनी यूथ के लिए एक बहुत ही एक बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है। यू हैव प्रूव टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी पीपल, नॉट इवन यूथ। आज मैं भी आपसे इंस्पायर हूँ कि आज अरे मतलब क्या आप हमने ये क्या किया। आज मतलब आप ये देखिए जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए ताउम्र कम है। बहुत से लोग 1 करोड़ नहीं अचीव कर पाते और आप 100 करोड़ की बातें कर रहे हैं। नहीं सर, मतलब मैं देखता हूँ 21 में जेप्टो के फाउंडर्स भी हैं जो $4 बिलियन की वैल्यूएशन पे बैठे हैं। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है वो भी तो 21 साल के ही हैं। जी जी। तो वही है, मतलब देखने का नज़रिया है। विजन और विजन लक भी बोल सकते हो, बट चलिए, विजन और विजनरी होना दोनों हाँ वो इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत आप करता मेहनत करता है। बिना मेहनत के तो लक भी साथ नहीं हाँ देता। ये तो बात है। आपने पूरा टाइम स्पेंड किया है हर चीज़ को डेवलप करने में। तो शाश्वत, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग टू आवर शाश्वत, शो। थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच सर, थैंक यू सो मच।